तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साज में। इंसान जो है वो इतना खुशकिस्मत है कि वो अपनी तकदीर को बदल सकता है। मैंने पाकिस्तान को बदले देखा लाहौर में। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट के लिए सर का खिताब देना चाहिए। माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल की कार भी नहीं देते। ये खतरनाक भी है। बड़ी अच्छी बात आपने की। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दुनिया बोल है। और आज है 9 नवंबर और आज हमारे शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान का यौम विलादत भी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और आज का जो ये दिन है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। और उन्हीं की बात जो है वो चलती रहेगी, चलती भी रहनी चाहिए, क्योंकि वो मुफक्किर पाकिस्तान भी हैं, पाकिस्तान का ख्वाब भी देखा है उन्होंने और वो हकीकत में भी आया है। और आज की अच्छी बात का आगाज़ भी हम अल्लामा इकबाल के शेर से ही करना चाहेंगे, जो कि खुदी पर मबनी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े में खुदी पर बड़ा जोर दिया गया है। और बड़ा ही मशहूर शेर है, हर शख्स ने सुना होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। आपकी शायरी ने बरे सग़ीर में मुसलमानों के अंदर जो है एक नई रूह फूंकी, उन्हें नौजवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, इसीलिए नौजवानों का तस्करा भी अक्सर व बेशतर करते रहे हैं और उन्हें शाहीन और अकाब भी कहा, अलग अलग अलकाब से जो है वो पुकारा है। शायरी के जरिए हमेशा से फ़हीम एक मैसेज दिया उन्होंने। फिक्री शायरी, बिल्कुल बिल्कुल। इकबाल ज़माने के शायर नहीं थे, क्योंकि ज़माने का शायर जो होता है वो शेक्सपियर की तरह होता है, अपने एरा तक रहता है और उसके बाद चला जाता है। पर इकबाल जो है वो ज़माने के शायर नहीं, फिक्री शायर थे, जिसकी वजह से आपको मैं बताऊं कि जो मशरिक शायर मशरिक का आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, इससे मेरा खैर बुजुर्गों ने दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि इससे आपने इकबाल की पर्सनैलिटी को लिमिटेड कर दिया ईस्ट तक। क्योंकि शायर अगर वो पूरे फिक्री शायर हैं और पूरी दुनिया के शायर हैं, तो शायद शायर और फिलोसोफर ऑफ द मिलेनियम का टाइटल जो है वो विलियम शेक्सपियर की जगह अल्लामा इकबाल के पास ही कंफर्म आना था। लेकिन क्योंकि शायर मशरिक कर दिया गया है तो उन्होंने साइड लाइन करके कहा जी कि ये तो ईस्ट के हैं ना, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब बिल्कुल। और दूसरा जो सियासी तौर पर मुंतशिर थे, मुसलमान कह लें जो बरे सगीर में मौजूद थे, उनको उन्होंने ख्वाब गफलत से जगाया, उनके जहन में, उनके दिल में एक फिक्र डाली अपनी शायरी के जरिए। तो ये बिल्कुल, ये सारा क्रेडिट जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को ही जाता है। तो आज उनकी बहुत सी बातें होंगी, उनकी शख्सियत पर बात होगी, शायरी पर बात होगी, लेकिन अभी हमें बढ़ना है बड़ी खबर की तरफ। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का 146वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील का ऐलान, मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं, मुस्लिम उम्मा की बेदारी और आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत का तसव्वुर देने वाले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल पर खुसूसी सेगमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होगा। अगर मगर के भंवर में कौमी टीम फंस गई। जी हाँ, मिशन सेमीफाइनल शाहीनों के लिए बड़ा चैलेंज। न्यूजीलैंड आज अगर श्रीलंका से हारा तो पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी फैंस ने लंकन टाइगर्स की जीत से उम्मीदें बांध ली हैं। कलकत्ता में इंग्लैंड को जेर करने के लिए बाबर 11 की जमकर नेट प्रैक्टिस। जब किस्मत हो मेहरबान तो क्या करेगा इंसान। कराची के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। शहरी की बाइक में रखे हुए 4 लाख रुपए लौटाकर लोगों का दिल जीत लिया। ईमानदार ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मलिक कासिम आज होंगे मेहमान। और कोई मुकाबला नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। MMA के स्टाइल वर्ल्ड में अब्दुल बारी खान ने हरीफों को धूल चटा दी। काजाकिस्तान में होने वाले इवेंट में चांदी का तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी फाइटर आज होंगे दुनिया बोल है के मेहमान। ट्रेंड की जानिब बढ़ चुके हैं सारी साहिबा हम, और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका जो है वो टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबलों में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगी। मगर मौसम की सूरत हाल बताने वालों ने आज के मैच में बारिश की पेशगोई कर रखी है, और जो कि 80% तक जा रही है। यानी अगरचे बारिश हो जाती है तो हो सकता है ये चीज़ पाकिस्तान की फेवर में चली जाए, और ये भी हो सकता है कि 1 पॉइंट अगर दोनों को मिल जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मैच को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अच्छे मार्जिन के वाला जो एक मुझे काफी तलवार है वो उतर जाएगी। मुकाबले में लंदन होगा, इंग्लैंड होगा। हाँ, वो एक ही है, लंदन वालों का ये इंग्लैंड, लंदन करते हैं।
तो जनाब ये मसला हो सकता है। खैर एनी हाउ, देखते हैं कि आज कुदरत क्या काम दिखाती है और क्या होता है। कुदरत का कानून, जी कुदरत का कानून। और हम लोग चलेगा। आजकल आपको पता है ना वो जितने मीम्स बनते हैं कि ऊपर जनाब बैठे हुए कुछ साहिबान जो कि दुआ कर रहे हैं तस्बीह हाथ में लिए कि कोई बारिश हो जा और फिर हो जाती है। खैर अब देखते हैं होता क्या है। आईसीसी की रैंकिंग में 2.5 साल नंबर 1 पर रहने वाले बाबर आजम अपनी पोजीशन खो बैठे हैं। ये भी जनाब एक ट्रेंड चल रहा है। नई आईसीसी वनडे रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम दूसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि उनकी जगह अब भारतीय ओपनर हैं शुभमन गिल, जिन्होंने ये पोजीशन अब हासिल कर ली है। वो अब पहले नंबर पर आ गए हैं, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर चला गया। तो सारिफीन किंग बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि आने वाले मैचेस में बाबर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देकर दोबारा नंबर 1 पर आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 2 से 3 पॉइंट का डिफरेंस है। 830 के ऊपर शुभमन गिल बैठे हुए हैं और 827 या 28 के ऊपर बाबर की इस वक्त रैंकिंग आ रही है। और 2.5 साल उन्होंने राज किया है इस रैंकिंग के ऊपर, विच इज टू मच किसी भी खिलाड़ी के लिए। बहुत बड़ी बात है इस रैंक के ऊपर रहना, लेकिन फिर भी अगर हम देखें और बात करें बाबर आजम की, तो अभी उनके पास चांसेस वाकई मौजूद हैं। शुभमन गिल के पास भी चांसेस मौजूद हैं। और आज जो है वो हम अलामा मोहम्मद इकबाल की बात कर रहे थे, तो बैक टू द थिंग कि आज अलामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत की मुनासबत से पाकिस्तान भर में आम तातील है। दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम और सेमिनार का एहतमाम होगा। दुनिया बोल है कि प्लेटफॉर्म से भी हम शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश करते रहेंगे और उनकी सहर अंगेज शख्सियत पर बात भी करेंगे। वैसे तो एक समंदर है उनकी शायरी, उसको समेटा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि मैसेज हमें जो उन्होंने दिया उसको इस वक्त समझने की कितनी अशद ज़रूरत है। तो इसी पर बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह साहब, वो इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। कासिम साहब, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त हमारा मकसद ये है कि हमने उनकी शायरी से जाहिर है जो सबक उन्होंने हमें देने की कोशिश की, जो हम तक कुछ तक तो पहुंचा भी, लेकिन अब भी ज़रूरत है कि उसको मज़ीद समझा जाए। तो एक शेर उनका जो कि इस वक्त मेरे जहन में है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप उस पर हमारी रहनुमाई कीजिए कि वो मैसेज जो कि उन्होंने डिलीवर किया वो हम तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, या हमें उसको समझने की कितनी ज़रूरत है। एक आम सी बात है, हम अक्सर सोचते हैं कि नॉर्मली आप देखते हैं ना कि हम लोग अक्सर बात ये करते हैं कि भाई पता नहीं क्या वजह है कि हम अल्लाह की इतनी इबादत भी करते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अल्लाह हमें उस तरह से नवाज नहीं रहा। लेकिन एक वो बंदा जो कि बुराई भी कर रहा है, करप्शन भी कर रहा है, लेकिन उसके पास मतलब धड़ाधड़ आए जा रहा है, नवाज रहा अल्लाह ताला उसको। तो यहाँ पर मैं ना आपसे उस शेर पर जो है ना, तू बचा बचा के न रख से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहें आईना साज में। इसमें जो मैसेज दिया गया है कि दिल जब शिकस्ता होता है तो वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। तो हम जो ये बात सोचते हैं कि एक हमारे ज़हन में काम सी पता नहीं क्यों ये एक चीज़ है कि पता नहीं हमें अल्लाह नहीं नवाज रहा, हालांकि हमारा दिल भी दुखा हुआ, हम मांग भी रहे, लेकिन हमें उस तरह से नहीं मिल रहा। तो ये शायर ने इसका जवाब दिया है इस शेर में, तो मैं चाहूँगी थोड़ा अगर आप समझाएं, क्योंकि हालात ऐसे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, गुजारिश ये है कि ये शेर मैं मानता हूँ कि हर बड़ा शायर और हर बड़ा मुफक्कर उसकी शायरी को, उसके लिटरेचर को, उसके जुमलों को, उसकी कही हुई बातों को जब लिया जाए तो वो मुख्तलिफ़ पैराडाइम्स जो जहनी हालतें हैं उसको मुख्तलिफ़ तरह से एड्रेस करता है। और ये शेर जो आपने बिलखसूस इंडिकेट किया, जिसमें आपने तू बचा बचा के न रख से, तेरा आईना है वो आईना, मैं इसके साथ एक चीज़ को जोड़ना चाहूँगा। इकबाल आपकी एक पूरी सदी का इतना बड़ा शायर है जो अपनी शायरी में ये क्लेम करता है, बल्कि ये मैसेज देता है, और इतना बड़ा मैसेज देता है कि इंसान जो है वो इतना खुशकिस्मत है कि वो अपनी तकदीर को बदल सकता है। और वो इसकी दलील खूबसूरत क्या देता है, इकबाल अपने अशार में ये कहते हैं कि पत्थर जो है ना उसका नसीब नहीं बदलता। क्योंकि पत्थर नहीं बदलता, वो सदियों बाद भी वैसे ही पड़ा रहता है, और हालात वाक़यात उसको बदल सकते हैं, वो ख़ुद को नहीं बदल सकता। इंसान का कमाल ये है कि इंसान ख़ुद को बदलता है। जब वो खुद को बदलता है तो उसकी तकदीर भी बदलना शुरू हो जाती है। यानी वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, और इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में अगर हम एक हालत में जिसमें हमारा दिल टूट गया, हम गम की हालत में हैं, हम परेशानी की हालत में हैं, हम किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, थक गए हैं, बेबसी की हालत में हैं, तो इकबाल इसका सलूशन ये बताता है कि ये वो बेहतरीन हालत है। यानी तुम इसे नापसंद कर रहे थे, लेकिन ये वो बेहतरीन हालत है जो रब के कुर्ब का जरिया बन सकती है, और तुम पे रब का करम हो सकता है।
हदीस के अल्फाज के बकौल इंसान की आंख में अगर मक्खी के सर के बराबर भी आंसू आ गया खौफ खुदा से, यानी खौफ खुदा वो ताल्लुक है जो बंदे और रब के बीच में है, उस खौफ खुदा से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू आ गया है तो रब जो है उस वो लाजिम हो जाता है, उसको बख्श देता है। यानी हम बचाते रहते हैं दिल ना टूटे, हम बचाते रहते हैं आंख में नमी ना आए, रब करम ही उन पे करता है जिनकी आंख में नमी होती है, रब करम ही उन पे करता है जिनका दिल टूटा होता है। दिल को इस तरह भी तशबीह देते हैं इकबाल कि ये बंजर जमीन की तरह, इस पे हल चलना है, हल चलना यानी इसने टूटना है, इस जमीन ने फटना है, तो फिर इसमें से कोई मौजा कोई करामत रूनुमा होनी है। तो इकबाल के हाँ दिल को बचाने का तसव्वुर बिल्कुल नहीं है। इकबाल कहते हैं टूटता है तो ये वॉल्केनो फटता है, ये आपके अंदर का जो गर्दो गुबार है वो हटता है, आपका जो नफ्स है वो साकत हो जाता है और कहीं आपकी रूह बेदार होती है और आपका कनेक्शन अपने रब से हो जाता है। क्योंकि रब जो है वो ज़ुबानों को सुनने का कायल नहीं है, उसको पता है कि ज़ुबानें इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन वाहिद पूरी दुनिया में एक ज़ुबान है आंसुओं की ज़ुबान जो रब को बड़ी पसंद है। जब उसका बंदा बेबसी के साथ, बेताबी के साथ, आंसुओं के साथ सजदा पेश करता है तो रब फिर उससे राज़ी हो जाता है। बेशक। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर एक और बात है जिसको मैं इकबाल की शायरी का अगर हम जायज़ा तो खैर ले नहीं सकते, अब चाहे इतना बड़ा एडिशन और फिर मुख्तलिफ़ ज़बानों में स्पेशली फ़ारसी के अंदर जो है इकबाल का कलाम काफ़ी पाया गया है, चाहे बाल जिब्रील हो, क्योंकि आपने मक्खी के बाल का जिक्र किया तो मेरे जहन में आया, और इसी शायरी के साथ क्योंकि इकबाल फ़िक्री शायर थे तो उन्हें फ़िक्र थी ज़माने की, वो ज़माने के शायर नहीं थे, वो फ़िक्र के शायर थे। तो उन्होंने लिखा कि जी ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया साज है राग बदले गए, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यहाँ इकबाल जवानों को बुज़ुर्गों का उस्ताद भी कह सकते थे, जवानों को ज़ईफ़ों का उस्ताद भी कह सकते थे। स्पेसिफिकली इकबाल ने एड्रेस किया है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, क्योंकि ज़माना बदल रहा था और नौजवानों की जो सोच थी और जो उन शाहीनों की, उन उकाबों की फ़िक्र सामने आ रही थी, उसे हमेशा पीछे रखा गया है। शाह साहब, आप यही मोटिवेट करने के लिए आगे आते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप में कुछ है, और इकबाल ने जवानों को बताया कि आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है जो कि पीरों में नहीं आ रही है और वो जुड़े हुए हैं उन चीज़ों से, छोड़ना नहीं चाह रहे, अलग नहीं होना चाह रहे। तो यहाँ जवानों के लिए जो फिक्र है, मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप थोड़ा खुलासा फरमाइए। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इकबाल का जो टारगेट है सामने, वो आखिरी अयाम में भी जो आपकी तड़प थी और आपके अशार थे और आपका जो मैसेज था वो यही था कि जो मेरी फ़िक्र है, मेरा सोज़ है, मेरा गुदाज है और मेरा जो जज्बा और पैशन है, ये नौजवान को मिल जाए, ये आज के नौजवान को मिल जाए। क्योंकि जो नौजवान है वो उसने आगे चलना है, उसने अगले ज़मानों को देखना है। और इकबाल को इस फ़िक्र का ये भी यकीनन पता होगा। इकबाल की अगर पूरी शायरी देखें तो इकबाल खुद फरमाते हैं, जो कुलियात इकबाल है उसके पीछे बाज़ जो प्रिंट हुई है उसके पीछे मैसेज लिखा हुआ है। इकबाल कहते हैं मेरा मकसूद जो है वो शायरी है ही नहीं, लेकिन मेरा मैसेज जो था उसके लिए मैंने ज़रिया शायरी को बनाया। यानी शायरी मकसद नहीं था, फ़िक्र मकसद था। और ये फ़िक्र जो थी वो बेहतरीन उसका पैराहा शायरी की शक्ल में इकबाल ने बयान कर दिया। 70% तकरीबन कलाम जो है वो फ़ारसी में है और बाकी जो थोड़ा सा हमने देखा वो उर्दू में है। मैं आपको एक बदकिस्मती बताना चाहूँगा, इन नौजवानों की बदकिस्मती और इस सारे मुल्क और माशरे की बदकिस्मती। हम कल से लाहौर में कुछ तकरीबात हो रही हैं और बड़े बड़े ज़बरदस्त फेस्टिवल्स हो रहे हैं इकबाल के हवाले से। बदकिस्मती ये है कि वो ईरान वो इसको अपना शायर मानता है और इसको इकबाल लाहौरी कहता है, और उनके यहाँ इकबाल की फ़हम और इकबाल पे जो रिसर्च है और इकबाल को जो मानना है वो इतना ज़्यादा है। वजह यह है कि वो शायरी जो की है उसने अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़ारसी में, वहाँ समझ आ जाती है और उनके यहाँ वो पढ़ाई भी जाती है, उनके निसाबों में भी शामिल है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सारी जो शायरी इस वक्त बची कुची है, इस वक्त के लिटरेचर की बात करूँ जो निसाबी किताबें हैं उसमें इकबाल ना होने के बराबर शामिल है। और इकबाल फहमी का मेयार ये है कि मैं कई गवर्नमेंट के इदारों में जहाँ टीचर्स को ट्रेन किया जाता है मैं जाता रहा हूँ, दुख के साथ बता रहा हूँ कि उन टीचर्स को जिन्होंने पढ़ाना है ना उन्हें खुदी का मतलब पता है, ना उनको बचा बचा के रख से का मतलब पता है, ना उन्हें कलंदर के मफहूम पता है, ना इकबाल का जो सही मैसेज है उसकी खबर है। सो नतीजा ये है कि ये कौम, इसके पढ़ाने वाले वो इकबाल से वाकिफ़ नहीं है, नौजवान किस तरह से वाकिफ़ होंगे। मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ 9 नवंबर को इकबाल का दिन मना लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें इकबाल की फ़िक्र को आम जिंदगी में भी लेकर आना चाहिए। इकबाल का फ़लसफ़ा जो कि कई ज़ुबानों में ट्रांसलेट हुआ, और आप देखिए इकबाल पे लिखी जाने वाली किताबों की तादाद शायद 10,000 से ज़्यादा है। और एक बड़े हमारे अच्छे उस्ताद थे, वो कहा करते थे इन 10,000 किताबों को अगर समुंदर में भी फेंक दिया जाए
तो भी इकबाल की 9-10 किताबें इतनी वजनी और इतनी भारी हैं कि वो काफ़ी हैं मैसेज को कन्वे करने के अच्छा, लिए। यहाँ पर मैसेज को कन्वे करने की बात हो रही है और अपनी आम जिंदगी में जाहिर है हम इससे सबक सीख सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो कासिम साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप और एक शेर जो कि मेरे जहन में है उस पर अगर आप इशारतन जो इंदिया दिया गया इस शेर में अगर वो समझाएं कि वो शेर आपने भी सुना होगा कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। कि अभी अगर मौजूदा हालात हमारे सामने है, मुस्लिम उम्मा भी जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है और हर घर में नमाज भी हो रही है, 5 वक्त की हो रही है, लेकिन कैसी नमाज है फिर? ये जिस सजदे की बात इकबाल इस शेर में कर रहे हैं वो कौन सा सजदा है? मैं वाज़ह करता जाऊँ कि इकबाल जो है उनकी शायरी में कुरान के मैसेज बड़े वाज़े हैं। इकबाल की कुरान फहमी का आलम ये था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की साहबजादी वो फरमाती हैं, किसी किताब में दर्ज है कि इकबाल कुरान पढ़ रहे होते थे और एक दफ़ा कुरान पढ़ते वो इतना रोए, यानी उनको समझ ऐसी आ रही थी कि वो रोए कि उस कुरान को हमें सुखाने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए धूप में 3 दिन रखना पड़ा। इकबाल के जितने अशार हैं, अक्सर अशार में आपको कुरान का मैसेज मिलेगा। और ये जो है एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, दरअसल तो ला इलाहा का पैगाम है। ला इलाहा का मतलब ही ये है कि कोई माबूद नहीं सवाए अल्लाह के, यानी वो जितने बुत हैं, वो बुत नफ्स की शक्ल में हों, वो बुत किसी साहिब इक़्तिदार की शक्ल में हों, वो बुत किसी बॉस की शक्ल में हो, वो बुत किसी ना किसी इस वक्त की सुपर पावर की शक्ल में हो, वो हर तरह के जितने बुत हैं वो सब के सब आप उनको एक क्रॉस लगाते हो, कांटा लगाते हो और मानते हो कि दरअसल जो है मेरा माबूद और जिसकी मैं परस्तिश करता हूँ, जिसको मैं बड़ा मानता हूँ, जिसके पास मुकम्मल इख्तियार है मेरी ज़िंदगी का, जिस पे मैं वारी जाने को तैयार हूँ, जिस पे निसार करने को तैयार हूँ। इबादत दरअसल और माबूद का जो तसव्वुर है वो अपने आप को किसी के लिए फना करना है, अपने आप को किसी के लिए लगा देना है, अपने आप को किसी के लिए खर्च देना है। तो इकबाल के यहाँ एक सजदा, वो एक ऐसा सजदा जो अपने रब को किया जाए, वो 1000 सजदों से निजात दिला देता है आपको। उन सजदों से जो वहम के सजदे हैं, उन बुतों से जो आपके गुमान है कि ये पावरफुल हैं, आपका ख्याल ये है कि ये आपको फ़ायदा या नफ़ा दे सकते हैं। कुरान का मुकम्मल मैसेज ये है कि कोई फ़ायदा नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा और कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और इसको सबसे खूबसूरत अंदाज में अगर मैं कहूँ, इसकी कोई तशरीह की है, इसकी तफसीर की है, तो इकबाल के अशार में और बिलखसूस जो आपने शेर कोट किया, इसमें इसकी तशरीह हो जाती है। ला इलाहा को समझना है, इस शेर को समझिए, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपने कुरान का फलसफा समझना है कि नफ़ा और नुकसान कैसे होता है, तो वो भी समझ आ जाएगा। एक शायर ने जो है वो इकबाल की यही फजीलत बताते हुए, जो कि अभी आपने जिक्र किया है कि इकबाल की शायरी में जो है वो कुरानिक वर्सेस भी बहुत ज़्यादा शामिल हैं और रेफरेंस वहीं से है, तो उन्होंने कहा है कि जी खुल जाएंगे हर शख्स पे सब राज खुदाबंदी, इकबाल के शेरों को इंसान अगर समझे, और उन्हीं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे जो है वो हम हर शेर के ऊपर इसीलिए ज़्यादा डिटेल जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, आपको मालूम है कि लोगों में इस वक्त क्या सोच है। और इस वक्त अगर हम देखें मुस्लिम उम्मा की बात करें, जिसके बारे में इकबाल की फ़िक्र रही थी, क्योंकि उस वक्त भी जो है वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो रहा था, सारी चीज़ें जो है वो जा रही थी और मुसलमानों के हाथ से ऑटोमन एम्पायर जा रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 की तैयारी हो रही थी जिस वक्त इकबाल ये सब लिख रहे थे, तो उन्हें फ़िक्र थी हर चीज़ की। उस ज़माने में सारे लोग ये मौजूद थे जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इसीलिए शायद इकबाल ने कहा कि जी एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर। तो आज हमें एक होने की दोबारा ज़रूरत आ गई है, आज हम मुसलमानों को फिर से एक होना होगा। ये क्या वजह है कि हम एक नहीं हो पा रहे? देखिए कितना बड़ा चैलेंज है कि हमारा जो हमारे लिए फितना कहा गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस और बिलखसूस वो सारी अहदीस जो मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस कर रही हैं, उसमें वाज़ेह है कि हम मुसलमानों के लिए एक बड़ा फितना वो माल है और माल से मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा, ये हदीस के मैं मफहूम की बात कर रहा हूँ, एज इट इज़ वर्ड्स मुझे याद नहीं होंगे, मफहूम हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपने सहाबियों को फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा जब मुसलमान तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे और बाकी कौमें इन पे झपट पड़ेंगी और इनको तार तार कर देंगी, इनको डैमेज करेंगी। तो सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हम तादाद में इतने ज़्यादा होंगे तो फिर हमें क्यों कोई नुकसान पहुँचा सकेगा? तो आपने फरमाया कि उस वक्त तुम लोग वहन की बीमारी में मुब्तला हो चुके होगे। ये वहम नहीं है, वहन है, वहन। और वहन को अगर मतलब देखा जाए, वहन का मतलब होता है
मौत से नफरत और माल की मोहब्बत, यानी दुनिया में पक्का पक्का रहने की जो मोहब्बत है उसको अरबिक में वहन कहते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारी उम्मा की कि हम लोग इस दुनिया में पक्का पक्का रहना चाहते हैं, बोटी के लिए बकरा ज़बा करने को तैयार हैं। ये अप्रोच जो आपको यहाँ नज़र आती है माशरे में, यही आपको पूरे गल्फ में नज़र आती है, यही अप्रोच आपको बाकी मुस्लिम उम्मा की नज़र आती है। और दुख ये है कि वो फिर हदीस मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मुसलमान एक जस्ते वाहिद की मानद हैं, एक जिस्म की मानद हैं, एक हिस्से को नुकसान पहुंचता है, किसी को दर्द होती है, पूरे जिस्म को दर्द महसूस होती है। आज चैलेंज ये है कि हम वो जस्ते वाहिद नहीं रहे, हम इकट्ठ नहीं रहे। जब भी इकट्ठ हो जाता है, जब भी एक मुकम्मल उम्मा की शक्ल बन जाती है तो हम ताकतवर हो जाते हैं और हम डिलीवर करने लग पड़ते हैं। कि हम ताकतवर हो जाते हैं, डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया और इस वक्त हमें एक होने की ही ज़रूरत है और अगर हम इन अफकार से फ़ायदा उठाएं तो ये मुमकिन भी है अगर इनको समझें और इस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस पर आपने बड़ी हासिल गुफ्तगू की है। और मज़ीद बात करने के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत पर, उनकी शायरी पर हमें जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि माहिर कानून भी हैं और अल्लामा इकबाल की बहू भी हैं। बहुत शुक्रिया नासिरा साहिबा आपके वक्त का। आपको खुश आमदेद करेंगे शो में। ज़ाहिर है आप उनके ज़्यादा करीब रही हैं और जितना आपको उनको समझने या जानने का मौका मिला होगा, मेरा नहीं ख्याल किसी और पाकिस्तानी को इस तरह से ये मौका मिला होगा। तो मैं चाहूँगी अगर मुख्तसरन आप थोड़ा सा उनकी शख्सियत के हवाले से हमें रोशनास कराएं या बताएं कि उनके क्या अफकार थे, क्या सोच उनको रहती थी, कैसे रोज़ो शब उनके गुजरते थे। असल में मैं तो अल्लामा इकबाल के विसाल के बाद पैदा हुई। अच्छा, मैंने उनकी जिंदगी का कोई हिस्सा में शिरकत नहीं की। जो कुछ मैंने पाया वो तो जैसे आपने किताबों में पाया है, मैंने किताबों में पाया या उनके फर्जंद से जो घर में जिक्र होता था, उसके अलावा मुझे कुछ इल्म नहीं। अच्छा, तो अब नासिरा साहिबा आपने उनके फर्जंद से जो उनके बारे में सुना या उन्होंने आपको बताया, क्योंकि वो एक यादें आप लेगेसी अगर जो है वो नासिरा साहब वो शेयर फॉरवर्ड होती कीजिए। है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपके खावन से जो है वो आप तक पहुंची होगी। तो ये जो सीना बसीना एक नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, हम उसका जिक्र कर रहे थे कि अगर उस बारे में कोई एक ऐसा उनसर जो है, कोई एक ऐसा पहलू जो कि वैसे तो आपको उनकी बड़ा शख्सियत मुतासिरकुन लगा हो। सबको ही पता हाँ है, जी। पर आपके लिए कोई घरेलू, हम अगर ऐसी कोई किस्सा हो जो कि आप अक्सर सुनती रही हो। असल में मैं समझती हूँ आप लोग क्योंकि एंकर है टीवी के, आप अपने मौजू का ज्यादा करते हैं, पहले मुतालिया और फिर बात करते हैं, तो आपको यकीनन मुझसे ज्यादा मालूम है। मैं तो ये देख रही हूँ कि उनकी किताबें जो थी 15 ज़बानों में उनका तर्जुमा हो चुका है और उनकी सबसे मशहूर जो नज़म है वो शिकवा है। जी बेशक बेशक ऐसा ही है जी। अच्छा, मैं नासिरा साहिबा बिल्कुल हम आपसे जो अफकार थे इकबाल के, जो हमने भी पढ़े, आपने भी, आज की नौजवान ने उससे कितना फ़ायदा उठाया या उसको पढ़ने की इस वक्त कितनी ज़रूरत है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन हमें प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर होते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपसे ज़रूर करवाएंगे उस स्टोरी पे आने के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जो कि माहिर कानून भी हैं और अल्लामा इकबाल साहब की बहू भी जो हैं वो हैं। नासिरा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि जी सब ने ही जो है वो पढ़ रखा है इकबाल को और आपके फेवरेट जो है वो शिकवा रहा। तो मैं बस ये समझ लीजिए कि खाकम बदहन ही ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान आप देख रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में इकबाल ने फ़िक्र की थी और इस पाकिस्तान का तस्वुर किया था? यकीनन नहीं है और मैं समझती हूँ कि ये हमारी जो पौध है वो तो फेल हो गई। मैंने पाकिस्तान को बनते देखा है, लाहौर में ही थी, लेकिन मैंने इसकी इस्लाह में कोई हिस्सा नहीं लिया। तो मैं समझती हूँ जो अब हमारे 60% नौजवान हैं वो यकीनन कुछ न कुछ करेंगे और उनको मौका देना चाहिए। हमारे देखिए मेरे साथ के जो बूढ़े लोग हैं उनका तो वक्त खत्म हो गया और उनको नहीं चाहिए कि इस मामले में तो ज्यादा मुदाखलत करें।
सही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन नासरा साहिबा, सॉरी मैं ज़रा इसको मुकम्मल करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। आपको नहीं लगता कि जिस पौध का आपने जिक्र किया जो ख़त्म हो गई है, उसे कम से कम अपने इस फ़र्ज़ को तो अंजाम देना चाहिए कि उस चीज़ को आगे बढ़ाए, क्योंकि आप सेपरेशन का भी हिस्सा रहीं, पार्टीशन का भी हिस्सा रहीं, तो उसी के साथ साथ जो है वो हमारी कोशिश यही है कि अगर हम इकबाल की फ़िक्र का जिक्र कर रहे हैं तो उन्हीं के अल्फाज में किया जाए, जैसे कि उन्होंने बताया कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ना नूरी है ना जी, तो बिल्कुल हमें ठीक है। जी, आपको नहीं लगता कि ये बुजुर्गों को जो है वो एटलीस्ट ये काम करते रहना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए बुजुर्गों का वक्त गुजर जी। गया और लोगों के ऊपर उनके जो तासरात हैं वो उस किस्म का लोगों को कायल नहीं करते जिस तरह के नौजवानों के करते। तो नौजवानों को मौका होना चाहिए और इंशाल्लाह वो इससे ज्यादा काम भी कर सकते हैं और तरक्की भी कर सकते हैं। और अलामा का कलाम भी सबके सामने है। बेशक। अगर वो गौर से उसको पढ़े तो बहुत सारा ऐसा सीखें। तकरीबन 40 किताबें इकबाल ने लिखी, जिसमें खैर जो मशहूर है वो तो 8 किताबें हैं ना, जी, जी। इसरार खुदी और रुबूत बेखुदी बांगे दरा बाले तो जिब्रील। हाँ, सही। ये तो लोगों को पढ़ने की तरह तो बिल्कुल आसान है। ये तो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नासरा साहिबा, आप अभी जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं पौध की और हम फेल हो गए हैं, ये इस सारी सूरत हाल में क्या वजह है कि हम उन अफकार से वो मैसेज वो नहीं ले सके जो हमें लेना चाहिए था, या इसके पीछे वो क्या नासिर कार फरमा थे कि हमें करना तो कुछ और चाहिए था लेकिन हमने फॉलो कुछ और करना शुरू कर दिया? बस ये तो देखे ना, कौमों के लिए मौत है इस तरह का जो सूरत हाल पैदा होती है। और ये जो हमारे मुफक्कर थे पिछली सदी में, उनको सबको चाहिए था कि तवज्जो ज्यादा करते कौम की आगे बढ़ती हुई सूरत हाल के साथ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि जी जो पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो वो बिल्कुल ठीक है। दीदावर वो जो तो, है उसकी तलाश रही। इकबाल ने फरमाया था जिस वक्त उनके जाने का वक्त आया, सर आमद रोजगारे ही फकीरे दिगर दानाए राज आयद ना आयद। हाँ, तो यही सूरत हाल है। क्या बात है। अच्छा नासरा साहिबा, हम चाहेंगे कि आपने उनके साहबजादे से कोई एक ऐसी बात जो कि आपको हमेशा याद रहती है, जो उन्होंने जिक्र आपसे किया अपने वालिद के हवाले से, अगर वो आप इस खास दिन के मौके पर हमसे शेयर करें। नहीं, असल में बात ये है कि बहुत सी बातें घर में तो इंसान करता है ना अपने आबा और इज्दाद की, लेकिन ऐसी कोई खुसूसी बात नहीं थी। और उन्होंने तो किताब लिखी है 9 साल की तहकीक के बाद अलामा इकबाल की जिंदगी में, जिसका 3 हिस्सों में शाया हुई थी। पहला हिस्सा था अलामा इकबाल का के बाद अलामा इकबाल की दौर, फिर था अलामा इकबाल का इख्तितामी दौर। तो ये जो तमाम हिस्से थे उनके जिंदा रूज किताब इकट्ठी फिर छपी, जिसमें उनकी सारी जिंदगी के हालात जो है वो जिक्र भी है। और उसके ऊपर हिलाले इम्तियाज मिला था बिल्कुल उसके ऐसा ही साथ है, साथ, बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें सब बातें जो है वो रिकॉर्डेड। चलो उसमें तो ये सारी बातें रिकॉर्डेड है, लेकिन नासरा साहिबा एक चीज़ जो कि रिकॉर्ड का शायद हिस्सा नहीं है, और वो ये है कि जी आपका पसंदीदा आपको इंस्पिरेशन मिली हो अलामा का वो शेर, वो बंद, क्योंकि उन्होंने फ़िक्री शायरी ही की है हमेशा, और यकीनन आपका ताल्लुक़ जो है वो कानून, माहिर कानून आप रहीं, जस्टिस रहीं, रिटायरमेंट लिया आपने वहाँ से, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट रही हैं उनके फ़लसफ़े के साथ अमली तौर पर। तो मैं ये चाहूँगा कि नाजरीन के सामने एक वो चीज़ है जो कि किताब में मौजूद नहीं है, जो कि जावेद साहब ने लिखी, आपका वो शेर अलामा का जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, जाते जाते हम चाहेंगे कि वो आप सुनाती जाएं, और अगर उसका कमो बेश पस मंज़र भी साथ में शामिल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। बस उनका एक शेर है जो मेरी पोती स्कूल से सीख के आई है जी। और उस शेर में उन्होंने मैंने सोचा शायद मुझे बांगे दरा में से कुछ सुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने जो शेर मुझे सुनाया वो ऐसा था कि मैं तो दंग रह गई कि इसकी उस्तानी ने इतनी छोटी उम्र में 5 साल की बच्ची को ये कैसे सिखाया। और वो है शेर उनका, अब मुझे याद आ जाए तो मैं बताऊँ, ये बच्ची ने तो ऐसा याद किया हुआ था जैसे कि उसके दिल पे उतरा हुआ है, और बेहतरीन उनके अशार में से है। और कहते हैं कि हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन।
क्या बात है जी, क्या बात है। ये तो मोमिन ये की सारे महराज जो है हमारे वो बताइए नौजवानों इकबाल को ने इस शेर में। रज़्म हक व बातिल में फौलाद की तरह अगर मिलके खड़े हो जाएं। देखे गाजा में क्या हो रहा है, हम मुसलमान नहीं है और राहील शरीफ जो हमारे यहाँ पे रह चुके सिपहसालार, उनको मुसलमान फौज का सरबराह उन्होंने मुकर्रर किया। बिल्कुल। कहाँ गई वो पाकिस्तानी फौज का हिस्सा और कहाँ गई क़यादत और कहाँ गई बाकी इस्लामी ममालिक की फौज। देखे गाजा में लोगों से क्या हो रहा है, माओ को बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों को माएँ नहीं मिल रही, और जो हालत उनकी हो रही है कि खोद देते हैं एक किस्म की खंदक और उसमें फेंक देते हैं तमाम लाशों को, क्योंकि उनके ना दफनाने का कोई सामान है ना उनके कफनाने का कोई सामान है, और हम लोग चुप ऐसे बैठे हुए हैं कि हम में कोई हरकत नहीं है जिंदगी। मेरे ख्याल में नाज़रा साहिबा, इस वक्त मैंने अभी कासिम साहब को भी वो कोट किया था और इस पर उनसे तशरीफ़ भी ली थी जब आपसे पहले वो हमारे साथ थे, तो मैं इसी शेर के साथ जो है वो आपसे भी इजाज़त चाहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत उसी फ़िक्र की है जो इकबाल की है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर। तो इंशाल्लाह ज़रूर एक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का नाज़रा साहिबा। उम्मीद के साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान भी चल रहा है और इंशाल्लाह आगे तरक्की भी करेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब जनाब हम रुख करते हैं कुछ खेल के मैदानों का। तो आज पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिन भी है क्योंकि वर्ल्ड कप का अहम मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा, लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानी श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड के मैच जीत गया तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। अच्छी खबर यह कि आज बेंगलोर में बारिश की पेश गोई है, जैसे कि फ़हीम ने प्रोग्राम के शुरू में बताया भी था, बारिश हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम टू द शो। सर आप सलाम का जवाब दें तो मैं पहला सवाल आपकी जानिब लेकर आऊँ, बड़ा मजे का मेरे जहन में आ गया। फ़हीम खान, आपको और शहरीज को दोनों को बहुत बहुत सलाम। बहुत प्राउड महसूस करता हूँ आपके साथ प्रोग्राम करके, जितनी मोहब्बत से आप दोनों प्रोग्राम लेके चलते हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को नजर बद से बचाए। सर यकीन करें हमारी खुश नसीबी खुशकिस्मती है कि आप साथ होते हैं। सर हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी मुकाम पे जाके हमें इंडिया को सपोर्ट करना पड़ रहा है। आज हम श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हैं। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त है हुसैन तेबू साहब, आप भी वाकिफ है उनसे, उन्होंने कल मुझे बताया, बोला यार ये तो हम कराची की एक सियासी पार्टी बन गए, कभी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, कभी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, कभी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरकार हम जो है वो अपने मुल्क को कब सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे? बहुत प्यारा सवाल है। हम जब टीम सेलेक्ट नहीं करेंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, सिफारशी लोग के जाएंगे, सेंटर काउंटर का नाइंसाफी करेंगे, चीफ सेलेक्टर अपनी पोस्ट को हटाते हुए सेंटर काउंटर को देखते हुए और दूसरे चैनल पे जाके बैठते हैं, फिर इस चीज़ को मंजरात टीवी पे लेके आते, तमाम चीज़ें पाकिस्तान के लिए बैकफायर कर गया। मगर जिस तरह शहरी मुसल्ले पे लास्ट मैच में बैठी थी, इसी तरह तमाम 22 करोड़ आवाम से अब भी बैठना पड़ेगा। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला दुआ करें, दुआ में बड़ी असर है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यूजीलैंड को और श्रीलंका का मैच मेरी अपने ज़राए बताते हैं 75 या 80% बारिश है, मगर दुआ तो यही है एक पॉइंट मिल जाए। पाकिस्तान अगला मैच जो इंग्लैंड से खेला जाएगा अच्छा मैच खेल के जीते, मगर स्टोक ने जिस तरह आके इनिंग खेली है, इंग्लैंड जिस तरह मैच जीता है, तो इंग्लैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मोइन की बात करूँ, आदिल की बात करूँ, बहुत ज़्यादा फॉर्म में, उनके कप्तान पे बहुत ज्यादा तंकीद हो रही है, मगर इस मैच की बहुत ज्यादा अहमियत है। नेदरलैंड के खिलाफ खेला है साजिद भाई, वो ये जो लास्ट मैच अभी गुजरा था उसमें जो ग्लेन मैक्सवेल ने मैं कहती हूँ कमाल कर दिखाया था। उनकी हमारी आपसे बात नहीं हो पाई थी, आज आपसे बात हो रही है, तो मुझे बताइएगा, वो हेड इंजरी उनकी तो थी, लेकिन जैसे उन्होंने लोगों के दिमाग घुमाए हैं ना, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई होगा जो उस मैच पर या उस ग्लेन मैक्सवेल पर बात नहीं कर रहा था। तो कुछ आप भी फरमा दीजिए। शहरीज फ़हीम भाई, यकीनी तौर पर वो 2012 में अफगानिस्तान के खिलाफ उनके शारजा में डेब्यू का मैच खेला था, पहला मैच, और जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है सर का खिताब देना चाहिए। सर मैक्स ने जिस तरह क्रिकेट खेली है और जो उनके साथ कप्तान थे, वो तेज तरीन IPL में 50 रन बना चुके हैं और एसिस्ट में उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग। मगर देखिए क्रिकेट किस तरह रंग दिखाती है, नौजवान के रोल मॉडल उभर के सामने आए। इस तरह की क्रिकेट में 20 साल हो गए, 20वां 4था वर्ल्ड कप कवर कर रहा हूँ ODI, मगर ऐसी इनिंग कभी नहीं देखी। क्रिकेट की बॉल और बैट के दरमियान जितनी खूबसूरती से जहां चाह रहे थे चौके
चौके छक्के मार रहे थे। इस 2023 वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हुआ है, अगर नहीं हुआ तो मैक्सवेल ने इनिंग खेल के बता दी है दुनिया क्रिकेट को अजमत जान डाल दी इस वर्ल्ड कप में। मैं कहता हूं साजिद भाई, जो वर्ल्ड कप मर गया था, जिसे देखने का दिल नहीं कर रहा था, यकीन करें लोगों की कॉल्स आ रही थी कि भाई टीवी लगाओ, मैक्सवेल की इनिंग तो देखो। 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद मैं टेलीविजन बंद करके चला गया था कि अब मैं डायरेक्ट ट्विटर के ऊपर इरफान पठान का डांस देखूंगा, जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड भी करा दिया था एक दिन पहले अपनी रिहाइशगाह के ऊपर, जब राशिद खान को और पूरी टीम को उन्होंने डिनर के लिए अपने घर बुलाया था तब। लेकिन वो अब वीडियो लीक हो गई है, अगले साल किसी में काम आएगी। खैर, क्रैम्प्स के बावजूद वो शख्स जिस तरीके से खेला है, और इसका क्रेडिट मैं मैक्सवेल से ज्यादा देना चाहूंगा कमिंस को, जिस बंदे ने 68 बॉलों पे 12 रन बनाए, पूरा ओवर मिड इन खेल के जो है वो मैक्सवेल को दिया, क्योंकि वो रन नहीं ले पाए। ये कोऑर्डिनेशन कितनी खूबसूरत थी, बहुत प्यारी बात। तो इसी चीज की जरूरत थी, जैसे मैंने बताया ना, कितने बड़े प्लेयर हैं खुद जिन्होंने आईपीएल में 50 तेज तरीन बनाए और एशेज में इतने अच्छे रन बनाए। जिस तरह फहीम भाई आपने इतनी खूबसूरती इसको कवर किया, मगर इस क्रिकेट की, इस मैच की तारीख मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज। और जिस तरह मैच को एंजॉय किया ना, और हकीकत बात है, जो जुटाला 2023 वर्ल्ड कप हो रहा था, अगर उनकी बात की जाए, इंडिया की तमाम चीजों बड़ी कोशिश की थी, बहुत तैयारी की थी, किसी तरह अफगानिस्तान को ये मैच जिता दे, मगर जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, अल्लाह ताला सबके रब्बिल आलमीन है। बात सिंपल सी है, जिस तरह से क्रिकेट खेली है ना, ये मिसाल मेरे ख्याल है दुनिया क्रिकेट में सीखना चाहिए नौजवान को, उन लोगों को सीखना चाहिए जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मगर इस तरह की क्रिकेट सदियों तक बिल्कुल याद रखी साजिद भाई, जाएगी। विराट कोहली ने स्पेशली स्टेटस लगाया मैक्सवेल के लिए कि सिर्फ आप ही थे जो कर सकते थे, कोई शक नहीं है इसमें। और बस हर बंदा दंग रह गया था कि यार टेलेंडर भी ऐसे कर सकते हैं, वरना वही ना 7 खिलाड़ी आउट होते हैं, वैसे मोरल डाउन हो जाता है, डिमोरलाइज खिलाड़ी आते हैं कि आउट ही होना है अब तो, लेकिन जबरदस्त। खैर, अब मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे बता दें कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये जो आने वाला मैच है इससे बस एक पॉइंट ही मिलेगा, या फिर अगर बारिश ना हुई, कुछ रुक गई, तो फिर क्या होने वाला है? अब किसकी तरफ आप देख रहे हैं आसार अगर जीत के? एक पॉइंट मिल भी जाता है साजिद भाई, लेट्स से कि चले मिल गया एक पॉइंट, तो फिर अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होगी? पहले तो 132 रन से इन्हें जीतना था, अब क्या मार्जिन रहेगा? देखिए फहीम भाई, अगर एक पॉइंट मिल जाता तो मैं इस सिंपल तरीके से इंग्लैंड को मैच हराना पड़ेगा, और हम इंग्लैंड को अगर एक पॉइंट मिलना जरूरी है। पहले तो आज एक पॉइंट मिल जाए कि उस श्रीलंका में जब से हेडॉग लगी है ना, राणा टोंगा ने बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिए, इस टीम के खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा उनसे बातचीत की, वो तो अलग बात की बात है, मगर आज के मैच की हम यही तवक्को रखेंगे, बारिश हो जाए, दोनों टीमों को एक पॉइंट मिले, और जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, पाकिस्तान को एक अच्छी टीम सेलेक्ट करे और अच्छी मैनेजमेंट जो है अच्छी प्रॉपर उससे जाए, जीत के जज्बे से जाए, क्योंकि बाबर की वनडे की रैंकिंग भी छिन गई, शैन की भी रैंकिंग छिन गई है, मगर वर्ल्ड साजिद भाई जल्दी से बस ये बता दें कि फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करनी है। वो ठीक है, आपने पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना, ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, लेकिन अगर खेल के एतबार से देखा जाए तो चांसेस किसके लग रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट करेंगे आप? इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपने वो बात कह दी, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, एज ए टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा है। तो ट्रू बात करनी है, ट्रू बात में इंग्लैंड, और हमारा मैच जी उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी खेलना है, और इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखते हुए इंग्लैंड के कप्तानों को सारा तोहफा उनके कप्तान की तरफ है, उनकी आदिल की और मोइन की बहुत आउटस्टैंडिंग करा क्योंकि, और स्ट्रोक जिस तरह सेंचुरी बनाया गया है, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान उनके करीब भी है। अगर आपने फैक्ट बात की तो फैक्ट बात यही है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होगा तो इंग्लैंड को ज्यादा एच होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अब दुआएं हैं जो कि मुसल्ला बिछा के करनी चाहिए, तो फिर चीजें बेहतर है। पहले तो जो है वो उसके बारिश के लिए दुआ की जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो जीत के लिए पाकिस्तान भी। की जीतने के लिए दुआ की जाएगी। तो अब बस दुआओं पे ही जो है वो का सिलसिला जारी है। लेकिन खैर दुआएं जो है वो बड़े लोगों की कबूल होती हैं जी, क्योंकि दुआ करने वालों की दुआ कबूल होती है, सिर्फ सोचने वालों की तो होती नहीं। कहते हैं हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है, लापरवाही हमेशा नुकसानदेह होती है, लेकिन जब किस्मत मेहरबान हो तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने 4 लाख रुपए कैश मोटरसाइकिल पर छोड़ जाएं और वो बाद में आपको वापस मिल जाए, मतलब कराची शहर में ऐसा रहते हुए मैं कहूँ भाई साहब ये तो कोई फिल्म का सीन चल रहा है, ये हकीकत पर मबनी वाकया ही नहीं है। खैर इससे रिलेटेड जो है वो एक रिपोर्ट भी हमारे पास है, रिपोर्ट भी देख लेते हैं, और उसके बाद जिन साहब का ये कारनामा है, जिन्होंने ये पैसे लौटाए हैं, जिन्होंने एक शख्स की ज़िंदगी का सरमाया, जो कि किसी के जहेज़ हो सकता है, किसी के स्कूल की फीस हो सकती है, किसी के हॉस्पिटल के बिल्स हो सकते हैं, वो लौटाए, और ये उस इदारे से लौटाए गए हैं जिस इदारे को आप देखते ही अपनी बाइक या गाड़ी का यूटर्न ले लेते हैं, क्योंकि कोताही आप में होती है, उनमें नहीं होती है। अगर वो खड़े तो वो आपके लिए खड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर साहब की, जिनकी ईमानदारी के किस्से मशहूर हैं। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मलिक कासिम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, पहले तो सलूट है आपको।
और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने बड़ा ये नेक काम किया है और बड़ी अच्छी बात है। अब ज़रा कुछ हमें अहवाल दीजिए कि आखिर ये वाक़या पेश क्या आया और किस तरह ये सब हुआ। ये मंगल के दिन कोई 3:30-4 बजे का टाइम था। मेरा अमला गया बाइक उठाने के लिए सिटी कोर्ट, आपको पता है एहसास इलाका है, वहाँ से हम सारा दिन उठाते हैं। तो जैसे बाइक उठा के वो लाए तो उन्होंने नीचे उतारने की कोशिश की, रखने की, तो उसके ऊपर कपड़ा लगा होता है बाइक के ऊपर। जी बिल्कुल। तो वो जैसे कपड़ा उन्होंने वो बाइक नीचे उतारने की कोशिश की तो कपड़ा उससे निकल आया। तो जैसे निकला तो उसके अंदर को वज़न आया। तो मैं जा रहा था बाहर, सीएम साहब का प्रोग्राम था, तो मैंने देखा, मैंने कहा बोला इसमें तो सर पैसे हैं। वो फिर पैसे मैंने निकाले तो अपने पास रख लिए दराज में। तो मैंने कहा जैसे कोई आता है बंदा, उसकी बाइक भी मैंने इलादा करवा दी बाकी बाइकों से। तो जैसे वो आया तो उसने कहा मेरी बाइक थी। हमने कहा बाइक तो है। बोले इसमें कुछ था। तो मैंने कहा भाई जाके चेक करो। तो जब उसने चेक किया तो उसके अंदर उसको नहीं नज़र कुछ आया। तो मुझे कहते हैं इसमें पैसे थे। मैंने कहा कितने थे? तो बोला सर पैसे थे। मैंने कहा भाई बताओ। तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा भाई पैसे हमारे पास हैं, बताओ। बोला 4 लाख रुपए हैं। तो जिसमें 2 गाड़ियाँ 5,000 वाली थी और बाकी 1000 वाले थे, कुछ 500 वाले थे। तो वो 4 लाख रुपए मैंने उसको बिठाया, उसको पानी पिलाया। तो जब पानी शानी पिया तो मैंने कहा भाई ये 4 लाख आप बाइक में छोड़ गए थे। बोला सर मैं मजबूरी में आया था सिटी कोर्ट में, तो और पैसे भी ये मैंने उधारे लिए हैं किसी से। तो मैंने कहा भाई ये अपने 4 लाख रुपए गिनो। उसको मैंने गिनती करके 4 लाख रुपए उसको दिए। यकीन करो इतना खुश हुआ कि उसके खुशी से आंसू निकल आए। और मेरी ज़िंदगी में इससे पहले भी कई मिसालें आई हैं, लेकिन ये मेरे लिए एक अनोखी बात थी और मैंने इसको ऐसा समझा कि अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाना था। अगर कोई दूसरा बंदा ले जाता, क्यों थी अगर ऐसे वाकयात हुए? जी अनोखी क्यों थी ये? अनोखी इसलिए थी कि कोई और बंदा ले जाता है इसके पैसे, बिल्कुल, तो वो तो वापस नहीं करता। आपको पता है कि 100, 50 में, 200 में, 1000 में लोग बंदे को मार के पैसे छीन के चले जाते हैं। ये 4 लाख की रकम थी तो मेरा दिल भी बेईमान हो सकता था, लेकिन मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है और मैंने अपना ये फ़र्ज़ समझा। हमारी ड्यूटी है, हमारी ये ड्यूटी है। और कासिम साहब आप तो ड्यूटी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं और ड्यूटी का आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है आपने डिपार्टमेंट को बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जी हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं। हमारे मीडिया में भी बहुत सारी हैं, आपके इदारे में भी बहुत हैं, जिसकी वजह से इदारा बदनाम हुआ है। शायद यही डर था उस शख्स का जो उसने आपको ये नहीं बताया कि जी बाइक में था क्या। आपके बेहद इसरार करने पर जब उसके पास कुछ ना बचा और आपने कहा कि जी रकम थी हमें मालूम है, अब बताओ, तब जाकर के उसने बताया। तो ये डर उसमें था। एक तो ये डर जो कि इदारे में मौजूद काली भेड़ों की वजह से है, जो बिला वजह जो है वो परेशान कर रहे होते हैं और बिला वजह जो है लोगों को रोक रहे होते हैं, जिसकी वजह से तासुर ये बन गया है कि अब वो लोग जो कि लाइसेंस बनवाते ही नहीं है, वो कहते हैं यार अपना तो हो जाएगा मुकमुका। मैं आपको सच बताऊं, आपकी बात को मैं एग्री करता हूं, अच्छे बुरे तो हर जगह पे हैं जी, लेकिन आप ये देखें कि ट्रैफिक पुलिस आपको बारिश में भी नजर आएगी, गर्मी में खड़े होते हैं, सर्दी में नजर आएगी, बाकी महक में नजर नहीं आएंगे। इवन यहाँ तक कि गटर बंद हो जाते हैं तो कहते हैं यार ट्रैफिक पुलिस का काम है। रोड टूट जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस ही मट्टी डाल रही होती है, डैम्पर पकड़ के उसकी मेहनत कर, उसकी मेहनत कर, अपने जेब से पैसे दे के बोला यार हम तेरे को डीजल के पैसे देते हैं। वो रोड पर हम डरवाते हैं, खड्डे भरवाते हैं और ट्रैफिक को भी रमा दमा रखते हैं। अभी हाल ही में हमारे डी एस ट्रैफिक इकबाल दारा साहब आए हैं, उन्होंने इतनी सख्ती की है और जो इंक्रोचमेंट के हवाले से उन्होंने काम किया है, उसके लिए बल्दिया में एक जगह ली है सरकारी, उसके अंदर उसको बिल्डोज करके उसको क्लियर कराया है। जितने ठेले बता रहे हैं उनको वहाँ ले जाते हैं। जो मेन रोड है उन्होंने हमें कहा कि मेन रोड पे मुझे ठेला बता रहा बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए और आप भी बेशक विजिट करें, जैसे रनछोल है, लियाकताबाद है, काफ़ी क्लियर हो गए। तो मैं कहता हूँ 99% उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस तो अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अभी हमें वो बॉक्स दिए हैं, फर्स्ट एड के बॉक्स दिए हैं, जो हम वक्ती तौर पे लोगों को मरहम पट्टी करके उनको उनके घर तक पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल के लिए होता है। बिल्कुल वो सारे कासिम साहब आप, लेकिन बात ये, एक मिनट सारिश, मेरा जवाब अभी तक कासिम साहब से नहीं मिला कि जी ये जो काली भेड़ों का मैंने जिक्र किया है, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि सब हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से लोगों में डर बैठ गया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गलती करने पे आ गए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है एक ज़माने में ट्रैफिक पुलिस जो है, जब दहशतगर्दी की लहर कराची में दौड़ रही थी, इजी टारगेट हुआ करती थी ट्रैफिक पुलिस। उनके पास कोई वेपन भी नहीं होता था, उसके बाद उनको वेपन्स दिए गए ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। कुर्बानियाँ आप देते हैं, खड़े आप रहते हैं, मौजूद आप रहते हैं, धूप में आप होते हैं, बारिश में आप होते हैं, टूटी सड़क आप सही करवा रहे होते हैं, आपकी हर बात सही है, लेकिन वो जो अवाम में खौफ बैठ गया है उसको दूर कैसे किया जाए? सर बात ये कि
काफ़ी हद तक जो है इसके ऊपर हमारे आईजी साहब आए हैं, डी ट्रैफिक इकबाल दारा साहब हैं, उन्होंने बहुत सख्ती की। और हमारे महकमे में सज़ा और जज़ा का एक निज़ाम है। अगर कोई किसी की कंप्लेंट शिकायत होती है, हमारा एक 1915 बनाया है कंप्लेंट सेंटर, वहाँ लोग कंप्लेंट करें, उसका वो मिलकर हल होता है। फिर हमारा अगर ऐसा कोई बंदा इसमें मुलव्वस होता है तो उसको बाकायदा सज़ा दी जाती है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, मैं आपसे कासिम साहब ये जानना चाहूँगी कि वजह आखिर क्या है कि आप लोगों के अफसर जो इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं, अहलकार, उन्हें करना क्यों पड़ता है? क्या मजबूरी है? आप लोगों के अपने हवाल के अंदर वो भी तो दीजिए। देखिए, बात ये कि मेरा ख्याल बहुत कम लोग होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 36 साल सर्विस है, तो मेरी आज तक कंप्लेंट नहीं गई है, कोई मुझे कुछ सज़ा जज़ा शोकाश नहीं मिला है कि आपने कहीं करप्शन की हो। तो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। होंगे शहरी क्या करें? शहरियों को चाहिए कि शहरी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, रंग वे पे ना जाएं। कासिम साहब, मैं कहूँगा ये कैमरा है, हमें ब्रेक पे जाना है, ये आपका कैमरा है, आप शहरियों को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर हम वक्फे पे जाएं। शहरियों से मेरी गुजारिश है आपके तवज्जो से कि एक तो 10 साल का बच्चा है, वो बाइक चला रहा है, अपने बहन भाई को स्कूल से लेके आ रहा है, अपनी माँ को बिठा के बाजार चला जाता है खरीदारी करने। जब हम उसको रोकते हैं तो उसकी माँ कहती है जी मेरा मियाँ तो ड्यूटी पे गया हुआ है, मेहरबानी करें। और 10 लोग उसकी हमायत में आ जाते हैं, बजाय कि हमें कहें कि आप ठीक कर रहे हो। तो जब तक माँ बाप अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, हम भी अवेयरनेस देते हैं, रोड पे हम बैनर लगाते हैं। और माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल के कार भी दे देते बिल्कुल, हैं। ये खतरनाक भी है। बड़ी अच्छी बात आपने की है कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अभी जैसे कि फ़हीम ने कहा, हमें वक्फे पे जाना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब आपको पता आईटी का दौर है और आजकल तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि हमें उसके साथ ना कदम से कदम मिलाने के लिए एफर्ट करनी है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया से आज आपको खबर देनी है कि अगर आप चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर मबनी चैट बोट रोबोट जो है वो रोबोट टाइप चैट बॉट जो है हाँ, वो तैयार करना चाहते हैं तो अब ऐसा मुमकिन है, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो तैयार करने वाली कंपनी ओपन जो है वो एआई के मुताबिक उसकी जानिब से ओपन तमाम एआई अफराद एक करेंगे। सॉफ्टवेयर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके ऊपर जो है वो चैट जीपीटी पूरा बेस करता है। उसी से मुतालिक जो है वो चैट बॉट्स तैयार हो गए हैं जो कि इंसान के बगैर चलेंगे, जिसके ऊपर एलॉन मस्क ने अभी ब्रिटेन वजीर आजम को जो है वो एक इंटरव्यू देते हुए, एक टेबल टॉक था, खैर इंटरव्यू तो नहीं था क्योंकि ये नहीं पता चल रहा था कौन इंटरव्यू ले रहा है और कौन इंटरव्यू दे रहा है, तो टेबल टॉक ही कहेंगे हमें। इस डिस्कशन के अंदर एलॉन मस्क ने बताया कि अगर हम एआई के फीचर्स को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करने लगेंगे और आम फहम में इस्तेमाल करने लगेंगे तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने का खदशा है। और चैट जीपीटी जो ये फंक्शन लेकर आया है इस वक्त चैट बॉट का, इसके जरिए अब होना क्या है जी कि अब एक रोबोट होगा जो कि आपकी हिदायत के ऊपर आपको रिप्लाई करेगा, ऑटो जनरेटेड। मजे की बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले हमारे साथ निगत दाद थी जो कि जा रही हैं इस वक्त ना यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और एआई पर ही उन्होंने काम करना है। तो वो बल्कि इस स्टेटमेंट के हवाले से कह रही थी ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जनाब जॉब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलॉन मस्क से ज्यादा अच्छी हाँ जी, वो स्टेटमेंट ये बता रही थी। बस सही, अल्लाह करे पैसा भी उनके पास बहुत ज्यादा है। महर साजिद, डिजिटल एक्सपर्ट महर साजिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो दो नजरियात मैंने बताए हैं इनमें कितनी हकीकत है, कौन ठीक है और कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहेंगे महर साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, ये जो चैटबॉट तैयार हो गए हैं और जो फलसफा अभी फ़हीम ने बयान किया और मैं भी बता रही हूँ, ये कितना ठीक है, कितना गलत है, आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है? ये एआई और चैटबॉट्स क्या इंसानों की जो अफादियत है वो ख़त्म कर देंगे? सैरिश, हम जो हैं इंसान जो है ना हमेशा टेक्नोलॉजी से जो है वो फेयर जो है फील करते हैं। जब कंप्यूटर आए थे मुझे तब भी ये बात याद है कि कहा जाता था कि कंप्यूटर जो है वो इंसानों की जॉब खा जाएंगे और इंसान काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने कंप्यूटर को अडॉप्ट किया और आज कंप्यूटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है आपकी किसी भी जॉब का। सेम इसी तरह से मैं नहीं समझता कि एआई जो है वो इंसानों की जॉब खा जाएगा। एआई को मैं देखता हूँ कि इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट एन अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस। इंसान का जो दिमाग अल्लाह पाक ने बनाया है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि जो लोग एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपने डे टू डे कामों में यूज़ नहीं करेंगे, उनके लिए शायद ट्रेडिशनल टाइप की जॉब्स करना थोड़ा सा मसला हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं देखता कि एआई जो है वो इंसानों की जॉब खाने जा रहा है। मेरे ख्याल में इंसानों को
मोर प्रोडक्टिव और ज़्यादा उनको जो है वो काम करने के काबिल बनाने जा रहा है, या उनकी हेल्प करने के लिए। नहीं, हेल्पिंग टूल तो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप दुबई एयरपोर्ट को ही देख लीजिए, जब आप वहां लैंड करते थे पहले 100 काउंटर्स बने हुए होते थे आपके लिए कि जो इमिग्रेशन पर होते थे। अब आपकी सेल्फ इमिग्रेशन आ गई है एआई के बाद। अब सिर्फ 3 लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और वो सिर्फ आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने अपना पासपोर्ट ऐसे लगाना है। तो वो जो 100 काउंटर के ऊपर 200 लोग बैठे हुए होते थे वो तो गायब हो चुके हैं। अलबत्ता ये टूल बहुत ज़रूरी है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, वरना हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे और आउटडेटेड हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इस चीज़ को बढ़ाना है। जहां कंप्यूटर आए वहां लोगों की जॉब्स कम हुई, लेकिन जिन लोगों को जॉब्स मिली वो अच्छी मिली। तो हमें वक्त के साथ और वक्त की ज़रूरत को समझते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए एक लिमिटेशन के साथ साथ एआई को अप्लाई करना चाहिए। पर अगर हम बात करें चैट बॉट की स्पेसिफिकली, जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज इस वक्त मौजूद हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन कीजिए। और ये जो इब्हाम एक आवाम के अंदर फैला हुआ है, ये जो एक गलतफहमी पैदा हुई है कि उसके आने के बाद लोगों की जॉब्स जाएंगी या इनसिक्योरिटी हो जाएगी या उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बताइए। देखिए फ़हीम, अभी जो रिसेंट अपडेट आई है ना चैट जीपीटी की, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। उसके अंदर एक फ़ीचर उन्होंने और एक न्यू फीचर उन्होंने बताया है जिसको उन्होंने नाम दिया है जीपीटीज़ का, जो कि बेसिकली क्या है, एआई असिस्टेंट हैं। अच्छा, अब एआई असिस्टेंट होते क्या हैं? पहले तो आप ये समझें कि जितने भी ये जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं ना, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, एलएलएम पे काम करते हैं। गूगल का अपना पाथवेज जो है लैम्डा से ड्राइव किया हुआ मॉडल है। इसी तरह से जो जीपीटी का है वो प्री ट्रेन्ड जो है वो टेक्स्ट जनरेटिव जो है वो एआई मॉडल है। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि आप अपने एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें उन्होंने जीपीटीज़ का नाम दिया। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्रेन कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किसी स्पेसिफिक कन्वर्सेशन के साथ, किसी एक टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मैं ट्रैवल की कैटेगरी के अंदर अपने चैटबॉट को ट्रेन करना चाहता हूं, तो मैं अपना एक असिस्टेंट क्रिएट करूंगा और उसको मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, उसको मैं कंटेक्स्ट दूंगा कि किस हवाले से आपने बात करनी है, किन किन कंट्रीज को कवर करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रैवल के अंदर। उसके साथ मैं उसको ट्रेन करूंगा, उसके साथ मैं कुछ कन्वर्सेशन करूंगा, एंड देन वो असिस्टेंट जो है वो मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूंगा उसको यूज़ करने के लिए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो उन्होंने अभी अपकमिंग अनाउंस किया है कि वो नवंबर में ही 2023 के अंदर इसको अनाउंस करेंगे, उनको उन्होंने नाम दिया है जीपीटी स्टोर्स का। जीपीटी स्टोर से लोग पैसे कमा सकेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी चैट बॉट को ट्रेन कर दिया है किसी स्पेसिफिक नॉलेज के साथ, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो अब मैं उसको स्टोर के ऊपर पब्लिश कर दूंगा। लाइक और जो भी उस स्टोर बना से के उसको आप यूज अपनी करेगा, आइडेंटिटी उसको पोस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं चाहूँगी साजिद आप थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि जैसे आपने भी इससे पहले कहा कि हमें चाहिए कि हम चैट जीपीटी को या फिर एआई को अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, इससे अपने बच्चों को रोशनास कराएं। ये कैसे मुमकिन है? हमें किस तरह करना होगा? कुछ हमें गाइड कीजिए। देखिए, एक तो हमें थोड़ा सा स्किल सेट इंप्रूव करना होगा अपना। बच्चों को एपीआईज का बताएं, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि असिस्टेंट है, अब उन्होंने ग्राफिकल इंटरफेस दे दिया है। एटलीस्ट वो इनके साथ फेमिलियर हों कि इनके साथ काम कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करें और अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर इंप्लीमेंट करें, ताकि विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके लिए ये कॉमन चीज़ बन जाए। जैसे आज हमारे लिए कंप्यूटर और मोबाइल जो है वो कॉमन चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है, हमने जो हमारे जो फ्रीलांसर सर्विसेज दे रहे हैं उनको भी इस तरफ आना चाहिए कि जो है वो चैट बॉट्स की सर्विसेज दें, एआई की एप्लीकेशन की सर्विसेज दें। हम अभी तक उसी ज़माने में फंसे हुए हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती जाएगी। अब आप आर्टिकल राइटिंग की बजाय आर्टिकल राइटिंग करने वाले एआई असिस्टेंट बॉट दें, जो है इस तरह की सर्विसेज जो है वो दें। हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा साजिद, मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था डॉक्टर काशिफ का, जो कि बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर, उसके वाइस चांसलर भी हैं और वाइस डीन, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो भी चैटबॉट यूज़ करते थे उनकी ईमेल्स का रिप्लाई करने के लिए। तो एक दिन एक टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, उन्होंने अपना टॉपिक जो है वो दिया अपने बॉट को लिखने के लिए। तो उनका बॉट, उन्हें अलार्मिंग सिचुएशन उनके लिए ये पैदा हुई जब उसने कहा कि जी ये स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी एंटी जेंडर जा रही है, कोई एक बात पे, जो कि एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट थी। ये उनके कोट कर रहा हूँ मैं आपको वर्ड्स। तब उन्होंने बताया कि यार ये मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग हुआ कि मेरी बनाई हुई एक चीज़ जो है वो मुझे क्वेश्चन कर रही है इस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने और डिटेल पता करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा चैटबॉट जो है वो खुद से जो है ये चीज़ सीख रहा है, खुद से ये चीज़ समझ रहा है कि उसे पता चल गया कि ये चीज़ गलत है। फिर उन्होंने उसे करेक्ट किया, तब जाकर के ये चीज़ निकली। उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लेरिफाई की थी
कि भाई ये जो आप टर्मिनेटर देख करके निकल आए ना कि स्काईनेट बन जाएगी दुनिया, ऐसा है नहीं हकीकत में, वो एक मूवी का कॉन्सेप्ट था, हकीकत इससे मुख्तलिफ है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा इस पर डिटेल में बताइए कि ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो आ जाती है चैटबॉट के अंदर, ये क्या उसकी नॉलेज है जो कि बैकएंड के ऊपर कोड्स के जरिए उसके अंदर फीड की गई है, या फिर ये जो लोगों ने एक इबाम बना लिया, जैसे कोविड की वैक्सीन में एक चिप लगी हुई थी, वैसे ही इसके अंदर भी कोई टर्मिनेटर बैठा है? इसी तरह से ना एक गूगल के साइंटिस्ट से लेमन है, उनकी एक स्टोरी आई थी, वो बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने गूगल को लिखा था कि आप चैटबॉट्स बंद कर दें, ये इंसानियत तो ख़त्म कर देंगे, इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, ये इंसानों की तरह काम करने लग गए हैं। देखिए, जेंडर बाइस नहीं हो सकते ये बॉट्स जो है वो रिलीजियस बाइस नहीं हो सकते, इनके अंदर पीछे कंट्रोल्स हैं कि ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, आप इनसे स्पेसिफिक मेडिकल एडवाइस मांगें, ये आपको मेडिकल एडवाइस नहीं देंगे। आप इनसे दवाई पूछें, या आपसे कहेंगे डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस इसके अंदर रखे गए हैं। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मसला आने वाला है, ये है कॉपीराइट्स का। तो कॉपीराइट्स के ऊपर भी चैट जीपीटी ने अभी एक फीचर अनाउंस किया है। वो ये था कि आप के अगर चैट जीपीटी से कोई चीज़ आप जनरेट कर रहे हैं और उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता है, जिसको इन्होंने कॉपीराइट शील्ड का नाम दिया है, तो वो जो है वो आपके सारे जो लीगल एक्सपेंसेस होंगे वो चैट जीपीटी ओपन एआई जो है वो इसके बेयर करेगा। तो जेंडर बाइस और इस तरह की चीज़ें तो ये नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला कि दुनिया तबाह हो जाएगी और हम जो है वो एआई हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा साजिद, मुझे एक बात और बताएगा, आजकल जो मैं बड़ा कॉमनली देख रही हूँ, चैट जीपीटी अब हर बच्चे ने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है। फिर वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या फिर कॉलेजेस में जिनको थीसिस मिलते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स मिलती हैं, उन्होंने इसमें मेहनत करने की बजाय इससे इस तरह की मदद लेना शुरू कर दी है कि वो पूरे के पूरे टॉपिक को वहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल सही और गलत, ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी, ये बहुत बड़ा मसला है जिसको बहुत सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटियाँ इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं कि इसको किस तरह से हमने अपनी एकेडेमिया का पार्ट बनाना है। देखें, अब टेक्नोलॉजी को तो आप आने से रोक नहीं सकते, तो आई थिंक हमारे जो एजुकेशनलिस्ट हैं उनको बैठ के ये सोचना चाहिए कि मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है कि अगर आप एक आर्टिकल लिख के कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अंदर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपकी वो स्किल सेट जो है उस तरह से टेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि इसी तरह से जो है किसी ज़माने में हमें स्पेलिंग याद रखने जो है पढ़ा करते थे, उसके बाद ये ऑटो करेक्शंस आई तो अब हमें स्पेलिंग्स इतने याद नहीं रहते। इसी तरह एक टाइम आएगा, लेकिन रिसर्च के अंदर आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे आप कॉपी करें, मुझे तो इसमें कोई मसला नज़र नहीं आता। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो कॉपी किया गया वो समझ के भी किया गया या बस कॉपी पेस्ट किया गया। ये वाकई आप सही कह रहे हैं, आजकल ये चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा मुझे और आप गाइड कीजिएगा। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं, हार्डली 7-8 साल की उम्र से उनके पेरेंट्स जब उनका आईटी में इंटरेस्ट देखते हैं तो उनको जनाब वो एडमिशन्स दिला देते हैं इस तरह के कोर्सेज में। ये आपके ख्याल में ठीक चीज़ है कि इस लेवल की स्टडी इस एज में? और दूसरा, हम देख रहे हैं कि इसमें वेब डेवलपिंग स्टार्ट तो यहीं से होता है कि लैंग्वेजेस, वो पाइथन, कोडिंग, डी कोडिंग। आपको क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर आईटी का यही है, होना यही चाहिए, या फिर हम कुछ थोड़ा सा हट के चल रहे हैं? एप्लीकेशंस जो है ना एआई की, वो लाजमी नहीं कि आप आईटी से रिलेटेड हों और आप डेवलपर हों। बच्चे को किसी भी फील्ड में डालते वक्त उसका इंटरेस्ट ज़रूर देखना चाहिए। मेरे वालिद साहब ने मुझे डॉक्टर बनाने की बड़ी कोशिश की, मैं वहाँ बहुत बुरा परफॉर्म किया, लेकिन मैं आईटी के अंदर गोल्ड मेडल ले गया। तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो आईटी के अंदर था। इसी तरह से जो ये एप्लीकेशंस है ना, इसको यूँ समझें कि ये जो सारी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कॉमन बंदा बैठ के बना रहा होगा ग्राफिकल इंटरफेस के साथ। उसको आईटी का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम लोग अपनी अपनी फील्ड का जो डोमेन नॉलेज रखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आर्टिस्ट है, तो वो आर्टिस्ट जो है वो एआई को एक जो है ना आईटी स्पेशलिस्ट से ज़्यादा बेहतर ट्रेन कर सकता है फॉर द आर्ट पर्पस। यानी कि जिस तरह का आर्ट वो जनरेट करता है, वो एआई बॉट को बेहतर ट्रेन कर सकता है। तो उसका अपना एक रोल है इस सिस्टम के अंदर। लाजमी नहीं है कि आप तमाम बच्चों को आईटी एक्सपर्ट ही बनाएं, तमाम बच्चों को इसी तरफ लेके जाएं। जिस तरफ भी वो जाएंगे उस फील्ड के अंदर आईटी और एआई उनके लिए वो स्पेस पैदा क्रिएट करेगा कि वो ज़्यादा क्रिएटिव हो सकेंगे और वो उसकी हेल्प से ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे। तो ये तमाम फील्ड के अंदर, जिस तरह से डॉक्टर्स हैं,
उनके उनके पास मेडिकल का नॉलेज है तो वो एआई को उसी तरह से यूज हर कर चीज़ के सकेंगे। लिए एक हेल्पिंग मेडिकल टूल के है, applications ये एक बना हेल्पिंग सकेंगे। टूल है, ये कोई क्रिएटर नहीं है इटसेल्फ, ये कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा है, ये आपकी हेल्प के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए है, जिसकी वजह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने बड़े ही डिटेल में जाकर के जो है वो एलन मस्क के इंटरव्यू के बाद जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। सो थैंक यू सो मच मेहर साजिद, आपने बहुत ही ब्रीफली और खूबसूरती के साथ बता दिया कि चैटबॉट है। अब इन्होंने बात की आर्टिस्ट की सर, तो आर्टिस्ट का जब तस्करा हो रहा था तो मेरे जहन में आया कि जी उम्र तो जी सिर्फ 13 साल की है, मगर आवाज़ का जादू बेमिसाल है। एक ऐसा आर्टिस्ट जो है उसका मैं जिक्र करता चलूँ, क्योंकि देखिए वसीक मुस्तफ़ा जो है वो बाय बर्थ आर्टिस्ट है, तो ये गलत ना होगा अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि 13 साल की उम्र में इतनी प्यारी आवाज़ के साथ जो है वो उन्होंने इतनी प्यारी धुन बजाने का जो है हुनर हासिल किया है। और इसके साथ साथ कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम पर हालिया दिनों में वसीक ने गाना गाया है, ए वादी कश्मीर जिसका टाइटल है, जिसमें कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त नन्हे गुलकार मोहम्मद वसीक मुस्तफ़ा में ज्वाइन भी कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो वसीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका गाना ए वादी कश्मीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग भी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये बताएं कि सोचा था कि लोगों की जानिब से इतना इसको पसंद किया जाएगा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको? जी मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब हमारे पास ये गाना आया था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये गाना किस तरह आएगा, बिल्कुल वैसे ही गाना निकल के आया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और आज तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, जितने भी गाने मैंने किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मेहनत भी मैंने इसी पे की है और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट गाना भी यही है, क्योंकि इसकी जो थीम है वही इतनी ज़बरदस्त है कि मेरा फेवरेट। क्या बात है छोटे मियाँ, आपके कॉन्फिडेंस को सलाम है भाई, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो आपकी उम्र बहुत ही छोटी है, मगर मसला कश्मीर की बात करें तो काफ़ी डिटेल टॉपिक है। फिर आपने कश्मीर पर गाना भी बनाया, तो ये ख्याल कैसे आया कि अपने गाने से जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद किया जाए, जिसे भारत ने दबाने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली? ये प्रोजेक्ट हमारा अपना नहीं है, ये हमें आगे से हमारे पास आया था। तो जब ये हमारे पास आया तो हमने यही प्लान करके इसको शुरू किया कि जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनका जो दुख दर्द है उसी फील को हम इस गाने के अंदर डालें, और बिल्कुल वैसा ही गाना आया है। और जो इस गाने की शायरी है वो मेरे अंकल ने की है, और शायरी जो है वही इतनी अच्छी है कि अगर आप जो बंदा इस गाने को समझ के सुनता है, यकीनी तौर पर उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन ज़रूर चल रही होगी स्टोरी। तो शायरी भी बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने और मेरे बाबा ने इसी गाने पे जो इसकी कंपोजिंग है वो भी हमने कंपोज खुद ही किया, और जो सुर है और शायरी वो आपस में दोनों इस तरह मैच हो रही हैं जो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा वसीक, जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला तो आपने कहा कि उसी तरह कश्मीरी बहन भाइयों का दर्द आपने महसूस किया और अपने नगमे में उसी तरह पैगाम देने की कोशिश आपने की है, तो कश्मीर का इशू समझने के लिए आपने कोई रिसर्च भी की या फिर बस ऐसे ही? मुझे जो कश्मीर का दुख दर्द है वो सभी देख रहे हैं, जो फ़लस्तीन के फ़िलहाल जो हालात हैं वही कश्मीर के हालात चलते आ रहे हैं। तो हमेशा से मैं जब छोटा था तभी से कश्मीर के तो हालात चलते ही आ रहे हैं और देखता आ रहा हूँ मैं। तो इस गाने में क्योंकि है ही कश्मीर की थीम पर ये, तो जो थीम है उसके साथ जो कश्मीर के दुख दर्द हैं वो मैंने अपनी आवाज़ में डालने की कोशिश की है, और आई होप जिन्होंने सुना होगा उनको अच्छा ही लगा होगा गाना, और वो उस दिन महसूस। अच्छा वसीक, ए वादी कश्मीर के अलावा भी जो है वो आप दीगर प्रोजेक्ट्स करते रहे हो, दीगर कौन से प्रोजेक्ट पर जो है वो आपने काम किया है, ज़रा नाजरीन को बताएं अपने बारे में। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं छोटा था तभी से करता आ रहा हूँ। छोटे थे मैंने नात खानी किया हर जगह, मेरे जो यूट्यूब पे हैं वो भी मेरी नातें हैं, और नगमे मैंने बहुत सारे किए हैं। तुम ही से मुजाहिदो एक बहुत ही मशहूर पॉपुलर गाना है PAF का, वो भी मैंने उसका भी कवर किया हुआ है। दिल दिल पाकिस्तान का मैंने पियानो कवर किया हुआ है, और उसके साथ मेरा अपना एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है वो मैंने खुद किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर ही। तो फीलिंग्स बहुत अच्छी है मेरी, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया। ज़बरदस्त है आपकी वसीक। तो अगर आपने सफ़र के बारे में तो बताइए, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना नाम बना लिया है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी? हमारा मुझे गाने का तो बचपन से शौक़ है, लेकिन जो हमारी फैमिली है उसका म्यूज़िक से कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मेरे घर पे मेरे दादा वो नात गो शायर हैं,
वो नातें लिखते हैं और जो उसकी सुर होती है वो भी वो खुद ही बनाते हैं। तो उनके साथ बैठ के उनको सुन के मेरे अंदर शौक़ आया और मैंने सीखा, और वो मुझे ख़ुद से भी सिखाते हैं, काफ़ी टिप्स देते हैं। और स्पेशली मेरे बाबा ने और मैंने एक स्टूडियो बनाया है अपने घर में, उसमें हम रिकॉर्डिंग्स करते रहते हैं। तो करते करते साथ साथ चलता अच्छा, रहता है। दादा अबू जो मैं लिखते हैं ना आपके, वो जो है ना, वो उसकी सुर नहीं, उसके लय और उसकी तरन्नुम जो है वो तैयार किया जाता है। और वैसे वाकई ये जो बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि जब मैं छोटा था तब की बात है, तो खास साहब पर्सनली आप कौन सा म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करते हैं? और जैसे कोई चीज़ जो है वो रुक जाती है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कहाँ जा कर के रुक जाता है? जैसे आपने कहा दिल दिल पाकिस्तान और तुमसे ही मुजाहिदों पर आपने काम किया है, उसे कवर किया है, पियानो कवर भी दिया है, तो इसमें फोकस या दूसरों की म्यूज़िक की तरफ भी आपका रुझान है या वहाँ से इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं? ओवरऑल म्यूज़िक भी पसंद है, लेकिन वो इतना मैं सुनता नहीं हूँ। जो नेशनल एंथम्स होते हैं यही सुनता हूँ, और नातों का मुझे शौक़ है। अच्छा, वैसे जॉनरा कौन सा आपको पसंद है, जैज़, रॉक या हिप हॉप? मुस्तकबिल के हवाले से आपको कौन सा जॉनरा है जिसमें आप काम करने वाले हैं? मुझे तो सभी पसंद है, मुझे जिस तरह का मिल जाए मैं गा लूँगा, क्योंकि हर गाना का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो कोई मेरी एक सिंगल चॉइस नहीं है, सारी अच्छी हैं। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि सिंगिंग के लिए बहुत रियाज करना पड़ता है, मगर आपने तो इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना नाम बना लिया है। और खैर, छोटी सी उम्र पे माफ़ कीजिएगा, आप तो बचपन से गा रहे हैं, अभी तो आप माशाल्लाह नौजवान हो गए हैं। तो कोई तरबियत भी मौसीकी की ली या फिर ऐसे गॉड गिफ्टेड ही जो है, या आपको एक चीज़ मिली है जिसे आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, वही बात है, मैंने कहा कि हमारी फैमिली का कहीं से म्यूज़िक से कहीं लेना देना नहीं है, और ना ही मैं कहीं से प्रॉपर क्लासेस लेता हूँ। लेकिन मेरे दादा और मेरे बाबा ही मुझे क्लासेस देते हैं, और रियाज जो है, जो प्रैक्टिस है, वो भी मैं घर पे ही करता हूँ स्टूडियो में। तो दैट्स वाई। अच्छा वसीक, मुस्तकबिल के हवाले से, मौसीकी के हवाले से मज़ीद तरबियत लेने का इरादा कोई आपका है? अभी तक तो आपने नहीं ली, इरादा रखते हैं? बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिला तो इजाज़ अली कवाल हैं, उनसे मैं शागिर्दी कर लूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी कवाल हैं, उनकी आवाज़ बहुत हार्ट टचिंग है, तो उनसे मैं क्लासेस लूँगा। क्या बात है भाई, शुक्र है आपने कोई उस्ताद तो मुंतखब किया। ये बताइए, कव्वाली के हवाले से कोई शौक़ भी है आपको? क्या मुस्तकबिल में भी कव्वाली की साइड पे जाने का इरादा है, या कोई हालिया वीडियो आने वाली है, कुछ सोचा हुआ है इस बारे में? कव्वाली मैंने किया है, लाइव परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, और सुनने में बहुत मज़ा आता है। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं कव्वाली ही सुनता हूँ। चले जी, ज़बरदस्त, वेरी इंप्रेसिव माशाल्लाह। और बच्चा बहुत आगे जाएगा। बच्चा नहीं जी, बच्चा नहीं बोलिएगा, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जब मैं बचपन में था तो मैंने सीखा था, वो खान साहब है। हाँ। चले जी, बहुत शुक्रिया वसीक, आपने हमें टाइम दिया। अब हमें एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद फिर से आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। वेलकम बैक नाज़रीन। अब फहीम आज ना मुझे बड़े फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बड़ी हाई स्पिरिट्स के साथ ये शो को आगे लेके चल रहे हैं। आज हम जवान हैं, शाहीन हैं, औकाब हैं, दे शेर पे शेर, शेर पे शेर। माशाल्लाह, अच्छा है, ज़ौक़ है ये आपका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़ौक़ के साथ साथ जो है वो अब शौक़ की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे एक और शौक़ भी है। और नाज़रीन, आपको बताया चलें कि आज से ठीक 3 माह बाद पाकिस्तान भर में इलेक्शन का इनेकाद होगा, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने तारीख भी जो है वो दे दी है। मगर सवाल ये है कि आया आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर क्या असरात दिखाने वाले हैं? क्या मुआशी मुश्किलात और दहशतगर्दी की ये जो एक उठती हुई लहर है, इस पर लगाम डाल सकेंगे? क्या मुल्क में मौजूद गरीब की गुर्बत ख़त्म होगी, या मजीद आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा? क्या हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? सिंपली क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल तो यही आया। हाँ, और इस वक्त हमें अजीम जाफरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, और उनको हम शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हें वेलकम कहेंगे। अजीम साहब, सबसे पहले ज़रा सियासी हालात व वाक़या जिनका जिक्र फ़हीम ने बड़ी तफसील के साथ किया है, सितारों की दुनिया से आप क्या मामला देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वो आवाज़ कोई क्लियर नहीं आ रही थी, मुझे कुछ ये आवाज़ आई थी बस कि वो इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ इस तरह का। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और आप तो जानते ही हैं कि आज इकबाल डे भी मना रहे हैं, तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं, और आप हैं हमारे शाहीन जो कि बसेरा कर रहे हैं पहाड़ों की चट्टानों पर, और वहां से लेकर आ रहे हैं हमारे लिए सितारों की खबरें।
जी, सवाल दोहराएंगे आप अपना इलेक्शन सवाल के आपसे बाद ये का था कैसा? अजीम साहब के सियासी माहौल कैसा रहने वाला है, इलेक्शन सर पर हैं, क्या इलेक्शंस के बाद हालात मुआशी तौर पर आप ठीक होते देख रहे हैं? दूसरा, ये इलेक्शन जो कि फ्री एंड फेयर तो कहा जा रहा है करवाए जाएंगे, क्या कंट्रोवर्शियल तो नहीं होंगे? होंगे तो सही, ये तो आपको पता है पाकिस्तान में हर दफा ही ऐसा ही हुआ है, कंट्रोवर्शियल तो रहेंगे, मगर ये है कि माशी जो है ना वो बेहतरी होगी। अच्छा, क्योंकि अब कुछ प्लेनेटरी पोजीशन, जी प्लेनेटरी पोजीशन जैसे कि मैंने आपके कई 2-3 प्रोग्रामों में जिक्र किया थे, 1 अक्टूबर से 15 नवंबर अच्छा नहीं है, आपने देख ही लिया, ठीक है ना। तो मियाँ वाली एयरबेस पे अटैक जो मैंने कहा था, फौज पे हमला, ठीक है। अभी गवादर के भी हालात अच्छे नहीं है, और सियासी भी आप देख लें, कोई कह रहा है कि जी हम मियाँ साहब को वजीर आजम बनने नहीं देंगे, सिंध से ये आवाजें आ रही हैं। तो बड़ी अभी आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता भी और मजीद खिचड़ी बननी है, मगर दुआ ये करें कि टाइम पे इलेक्शन हो जाए। तो प्लानिटरी सिचुएशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पोजीशन की आप बात कर रहे हैं 15 नवंबर तक, 15 नवंबर के बाद के हालात जो हैं वो तो फिर फेवर में आने वाले हैं ना आपके हिसाब से, जो कि ये पोजीशन है सितारों की, जो कि भी इस वक्त जिस घर में भी बैठा हुआ है जो भी सितारा वो अपने घर बदल रहा है। तो काफ़ी आपने बताया था पिछली मरतबा, मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़ाती ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी और ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक 16 नवंबर नई के बाद लहर जो है वो देखने में आएगी। 16 नवंबर के बाद, जी जी, ठीक है। मगर जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो ये जो अभी जो बेहतरी आएगी ना, मिसाल के तौर पे 16 नवंबर से 16 दिसंबर, 16 जनवरी, 16 फरवरी, ठीक है ना, ये 2-3, मगर फिर जब आगे जाके सन सैटर्न ने फिर चेंज होना है, जाहिर है ओके। एक जगह तो नहीं स्टेगनेंट होते रहना, वहां जाके तब्दीली आएगी तो बहुत ज्यादा एक वो भी हो सकता है, मतलब के कहना नहीं मैं चाह रहा, हाँ कुछ मतलब ऐसी पोजीशन कुछ भी हो सकती है। कोई तीसरी कुव्वत आ जाए कि भाई ना आप चलो, कुछ इस तरह का। मगर कोई शक नहीं कि जाहिर है इस वक्त जो देखा जा रहा है प्लेट पोजीशन मियां साहब की स्ट्रॉन्ग जा रही है, कोई शक नहीं। सही। अच्छा, थोड़ा सा जरा सितारों का अहवाल भी जरा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंतज़िर हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। हाँ, क्योंकि अब देखें ना, सैटर्न जो था 4 नवंबर को स्ट्रेट हो गया है, 13 को 4 बजे मरकरी जो गुरूब था वो सीधा होने जा रहा है, फिर 15 को मार्स और 16 को सन, ये चेंजेस अब आना शुरू हो गए हैं। राहु केतु जो थे वो 30 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे ठीक हो गए थे, ठीक से मुराद चेंज हो गए थे अपने एक घर से दूसरे घर। तो सबसे अच्छा तो अब ये आपको बताता चलूं कि एरीज वालों के लिए जो है, अब उनके जो वो मेहनत कर रहे थे, काम काज कर रहे थे, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, खवातीन है, ठीक है ना, अब उनकी लाइफ में बेटरमेंट आना शुरू हो जाएगी, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आएगी, मगर जो ज्यादा आएगी वो 16 के बाद आएगी। अब टॉरस वालों का ले लें, टॉरस वालों का अच्छा चल रहा है, मगर इस वक्त उनको एक अंदरूनी सी बेचैनी सी है, वो एक जैसे नहीं कहते यार सब कुछ होते हुए भी एक बोरियत सी होती है, ठीक है ना। कहीं बाहर गए तो बाहर दिल नहीं लगा, घर आ गए, घर आके फिर दिल नहीं लगा, फिर बाहर चले गए, वो अजीब सी जैसे जहन में क्या क्या चल रहा है उनके, ठीक है ना, पास्ट की चीजें, और कुछ अंदरूनी मजा नहीं आ रहा। फाइनेंशियली कोई इश्यूज नहीं हो रहे उनको आजकल, मगर वो टॉरस वालों का एक वो हो रहा है, एक बेचैनी सी कह लें, वो भी उनकी इंशाल्लाह 16 के बाद थोड़ी सी बेहतरी होगी। जेमिनी वालों का 13 से ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी गुरूब है तो वो सुस्त हुए हैं, कैलकुलेशन में गए हुए हैं, या अपने काम जो खुल के करना चाह रहे हैं वो खुल नहीं रहे, किसी चीज के अप्रूवल का, किसी चीज की खरीदो फरोख्त का इंतजार कर रहे हैं, वो चीज हो नहीं पा रही, वो 13 ऑनवर्ड्स होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बारी है कैंसर वालों की। कैंसर वालों का अल्लाह का शुक्र ठीक चल रहा है, उनका स्क्वायर था 1.5 साल राहु केतु, उनके कामों में इसमें उसमें थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई है, अब उनके काम होंगे, बल्कि गैर मुल्क से उनका कोई बिजनेस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या खुद उनका जाना या जाने में रुकावट थी वो दूर होगी, जिनका असेंडेंट या मून साइन कैंसर है, ये याद रखिएगा। लियो वालों का जैसे अभी पता है आपको, गलत फैसलों वाला चल रहा है, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम एक से निकले दूसरे से अटक गए, वो 16 से वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर विर्गो वालों का जैसे मैंने बताया कि उनका फाइनेंशियली लॉसेस का भी चल रहा है, ठीक है ना, तो वो 16 के बाद से, क्योंकि अभी सेकंड हाउस में उनके मार्स सन बैठे हुए, मगर 1.5 साल जो उनके पास पैसा बिल्कुल सेविंग नहीं थी, वो राहु केतु के चेंज होने से चेंज हो गया है, अब सेविंग्स भी होगी। ये अब आने चंद दिनों बाद, एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह ये शिकायत भी खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियली गेन्स होंगी, कुछ डोमेस्टिक नजर आ रहा है। उसके बाद बारी जनाब लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों का अब अच्छा हो गया है, मगर उनको मोहतात रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनको कोई लिटिगेशन, कोई केस, कोई कोर्ट
मामला, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा, इवन के उनके हेल्थ इश्यूज भी ये भी हो सकते हैं, दुश्मन से गुरेज करें इस वक्त लड़ाई झगड़े से, ठीक है ना, मामला बड़े खराब हो सकते हैं। उसके बाद बारी स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो ठीक है, अब तो माशाल्लाह उनका 15 नवंबर से बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, ठीक है ना, उनके तो काम काज ये वो जो चाह रहे हैं वो उनके वो काम होंगे। सेक्रेटेरियस वालों का कब तक होते रहेंगे? स्कॉर्पियो बोलिए। अच्छा, जुपिटर वाला, सेक्रेटेरियस वालों का सॉरी होता है जुपिटर स्टार, वो अभी उल्टी चाल में है, रेट्रोग्रेशन में है। नहीं, तो मैंने वो आपसे 30 दिसंबर आपसे स्कॉर्पियो का पूछा है अजीम साहब, कि कब तक चलते रहेंगे अच्छे अच्छे काम जल्दी जल्दी जो हो रहे हैं? नहीं, अब उनके सही हो गए भाई, अब तो अल्लाह का शुक्र, उनका आप देखिएगा एक चेंज नजर आएगा, अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते नजर आएंगे, मंगनी रिश्ते की बातचीतें जो उस एज में है, जो बड़ी एज के उनके काम काज जो मीडिया में है सबसे ज्यादा उनको बहुत फायदा होगा, जो काम नहीं मिल रहा था अब काम मिलना शुरू जाइए। अच्छा, उसके बाद सेक्रेटरी उनका जुपिटर जो है ना लॉर्ड, अपना असेंडेंट का लॉर्ड, वो अभी रेट्रोग्रेशन में है, वो 30 दिसंबर को ठीक होगा। मगर राहु केतु जो 1.5 साल चेंज हुआ है, वो जो उनकी ख्वाहिशात के घर में बैठे थे, चाहे शादी की, चाहे ट्रैवल की, चाहे कोई गाड़ी की, मकान की, वो चेंज होने से अब उनकी लाइफ में भी बेटरमेंट आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न 4 दिसंबर को सीधा हो गया, सॉरी 4 नवंबर को, 4 नवंबर को सैटर्न स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। उनके कामों में अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगी, जो रुकावट थी, स्लो नहीं हो पा रहे थे, वो होना शुरू होंगे। एक्वेरियस वालों का भी अब उनके काम में, उनकी प्रमोशन में कोई काम करना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, पहले मैं कहता था अभी कुछ ना करें, अब आप खुल के कर सकते हैं। लास्ट में पाइसेस वालों का 18 साल बाद लाइफ में चेंज आएगा, जिनका मून साइन पाइसेस है या असेंडेंट पाइसेस है। अच्छा, क्योंकि राउंड ईयर्स के सर्कल काट कर आई है, तो वो चेंज लाते हैं, ठीक है ना, एक उकताहट सी हो जाती है ना, तो यार मैंने नहीं अजीम साहब, ये जो आपने भी बताया है, ये साइन जाहिर है, जिसकी अगर मैं बात करूं 1 मार्च मेरे एक जानने वाले उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो पाइसेस ही है, इसके अलावा क्या कौन सा पाइसेस हो सकता है? मून साइन को आप एक्सप्लेन कर दें, यानी ये बताइए। अब देखें करना क्या है, वो जो 1 मार्च है ना, उसमें एक साल भी होगा, सपोज 1980, ठीक है, अब 1980 फिर 1 मार्च, फिर उसमें टाइम दोपहर 5 बजे, शाम 5 बजे, सुबह 4 बजे, रात 11 बजे, क्या, ठीक है, फिर होगा वो सिटी, वो होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से। मगर अच्छा चलिए, आज एक काम करते हैं, मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना वो सुन रहे होंगे। 1 मार्च 1991 और पैदाइश का वक्त, जुमे का टाइम। मोबाइल इस वक्त सामने लगा हुआ है, तो मैं इसमें सही है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम के लिए काम करेंगे, नेक्स्ट शो के लिए ना, हाँ। आप रख लीजिएगा, मैं दूसरे मोबाइल पे करके रख लूंगा चलें, सारा, डन। आप बता दीजिएगा, मैं करता जाऊंगा। ओके। अच्छा, अब एक चीज कर लें, मैं आपको एक जाते जाते एक टिप दे दूं कि जो कुछ लोग होंगे, आपने देखे होंगे, वो इलाज करा के थक गए, उनका बीमारी नहीं जान छोड़ रही, आपने सुने होंगे ऐसे लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। हेलो, आपको आवाज जी बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। हाँ, बीमारी, तो आप घर में कंपास लें अपना, कोई भी, चाहे वो सिंपल कंपास, चाहे मोबाइल पे लगे होते हैं, डाउनलोड होते हैं, उसमें घर के सेंटर में खड़े होकर देखें नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो जो मर्जी दवाइयां कर ले, असर नहीं होता उनका, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे फिर एक काम आपने करना है, जो है उनको कहिएगा कि ईमेल कर दें, या मुझे जो भी यूट्यूब पे, वो अपना कंपास से देख के, अगर नॉर्थ ईस्ट पे उनका वॉशरूम आ रहा है या किचन आ रहा है, ठीक है, तो वो बताएं, फिर मैं अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से, कितना बड़ा घर है, मतलब 5 मरले 10 मरले एक किनार, उसके हिसाब से उनको रेमेडी बताऊंगा। क्योंकि इसमें ये बड़ा इशू होता है, छोटे घर को बड़ी रेमेडी बता दी तो वो और वो हो जाता है, सही बैकफायर हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट पर अगर किचन या वॉशरूम आ रहा है, तो फिर उसका हल जो है वो आप हमें तो अगले प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन जो जानना चाह रहे हैं उन्हें जो है वो आप अभी जो है यूट्यूब के ऊपर या आपने किसी भी लिंक के ऊपर आपसे कांटेक्ट कर लें तो पता चल जाएगा। अच्छा, साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये जो आपने बताया राहु केतु चला गया है, सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और तमाम सितारों ने जो है वो अपने हाल अहवाल बदले, एक चक्कर जो है गोल चक्कर लग चुका है, तो इस चक्कर के लगने के बाद माशी सूरत हाल के ऊपर क्या असरात नज़र आ रहे हैं आपको ओवरऑल, सितारों की अगर रोशनी में बात की जाए तो? बाकी जो करना है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में, जो भी होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। सितारे भी अल्लाह ताला ने बनाया भाईजान। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन हमें इल्म नहीं है ना इसका, आखिरी तो कुन है,
अल्लाह ताला ने कहना है तो होना है, वरना वो तो चीज़ें बदलने का हकदार है। वो तो कह रहा है कुरान में, मुकर्रर चांद सूरज सितारे मुकर्ररा दायरे में चल रहे हैं, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अकल वालों। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। अब होगा क्या, ये जो है ना, देखें मार्स है फौज से रिलेटेड, ठीक है ना, वीनस है माशी तौर पे, इस वक्त बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है। अब जो है ना, अब बड़ों ने संभाल लिया माशी सिस्टम को और वो लेके चलेंगे, ये मैं बता दूं आपको। वो उसमें अब कोई वो नहीं, वो होगा क्या, कंपनसेशन नहीं होगी, मतलब वो क्या बोलते हैं, कोई सौदेबाजी नहीं होगी, ठीक है ना। अब जो है ना, आपको नजर आना शुरू होगा कि हाँ माशी बेहतरी, मगर जैसे मैंने अपने लास्ट शो में कहा था कि 4 नवंबर के बाद चांसेस बढ़ जाएंगे दोबारा क्या कहते हैं, डॉलर के बढ़ने के और पेट्रोल के बढ़ने के, याद होगा आपको। बिल्कुल, आपने कहा था कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। अच्छा ठीक है, बस अब हमारे पास जो है वो वक्त थोड़ा सा कम रह गया। जाफरी साहब, हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। जाते जाते सिर्फ यस और नो में ये बता दीजिएगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच रहा है या नहीं, क्योंकि वर्किंग तो आपकी की हुई होगी इसके ऊपर डेफिनेटली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। आज का मैच का इन्होंने मुझे कहा था कि आज का मैच का सवाल होगा तो वो अच्छा, तो फिर आज का बताइए, आज हो रहा है बारिश की, क्योंकि बड़े कोई 80% चांसेस हैं। आज किसके चांसेस हैं? बारिश बारिश बारिश। अच्छा, बारिश के, हाँ बारिश के चांसेस। अच्छा, अगर जब मैच हो गया तो शायद आज श्रीलंका जीत जाएगा। अच्छा, अगर हुआ तो जीतेगा श्रीलंका, वरना दोनों का 1-1 पॉइंट है। ठीक है अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ज़बरदस्त बातें आपने बताई हैं और वो हमने नोट भी कर ली हैं कि जैसे अगर प्रेडिक्शन सही होती रहती है तो वो हम चलाते भी रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे, और जो अगर गलत हुई तो फिर वो भी आपको बताते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अब खेल के मैदान से आपको हमने खबर देनी है और हीरो पाकिस्तानी से आपको मिलवाना है। तो MMA स्टाइल वर्ल्ड कप काज़िकिस्तान में पाकिस्तानी नौजवान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो MMA फाइटर अब्दुल बारी खान ने वर्ल्ड कप MMA में चांदी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। प्रिंस अब्दुल बारी खान MMA फाइटर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि काज़िकिस्तान से सिल्वर मेडल जीत कर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रिंस अब्दुल बारी, वेलकम टू द शो। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अपनी फाइट का एक्सपीरियंस बताएं, और फिर मेरे ख्याल में अभी आप बड़ा मौसम एंजॉय कर रहे हैं वहाँ काज़िकिस्तान में। फाइट तो मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप दावत के में पाकिस्तान के लिए मैंने सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले कोई मेडल जीतने में शामिल नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस फाइट में आपका हरीफ कौन था, क्या सूरत हाल रही, और जब आपको ये मेडल मिला तो क्या तासुरात थे आपके, जज्बात उस वक्त क्या थे? माशाल्लाह, बस मेरा जो हरीफ था वो पहला फाइट मैंने इंडिया को हराया था, दूसरा फाइट जो मेरा फाइनल फाइट हुआ था वो काज़िकिस्तान के साथ था। तो मैंने अगर वो जैसा था कि शुरू होता है इसमें लाख लग जाते हैं हमको, लाख लग जाते हैं तो अच्छा, वैसे बारी साहब, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के हमसे बात करेंगे ना तो आपकी आवाज हमें सही से आएगी, हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही क्योंकि आपके इर्द गिर्द शोर है। तो माइक अपने करीब कर लीजिए, वो मेरे ख्याल में वेदर एंजॉय करना बात समझ सकें। बारी साहब वेदर एंजॉय करना चाह रहे हैं, क्योंकि फाइट तो उन्होंने एंजॉय कर ली, सिल्वर मेडल भी ले लिया है। अब वो कह रहे हैं ज़रा काज़िकिस्तान की गलियों में घूमें फिरें, शॉपिंग वॉपिंग करें और एंजॉय करें, घर वालों के लिए कोई तोहफे तहाइफ जो हैं, कुछ सोवेनियर्स लेके जाएं, क्योंकि सिर्फ सिल्वर का मेडल जो है वो तो उन्होंने कौम के नाम कर ही दिया है, पाकिस्तान के नाम। अब जा करके घर वालों के लिए भी कुछ तोहफे तहाइफ जो है वो ज़रूर खरीदेंगे। और अब इतने ज़्यादा MMA फाइटर्स हमारे पास शोज़ में आते हैं सारिश, का मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी तला जतोई की तरह MMA फाइटिंग ज्वाइन कर लूँ। तो आप बिल्कुल इंतज़ार किस बात का? पिटाई बहुत होती है उसमें। तो कोई मसला नहीं, आदत हो जाती है। वो तो है, वैसे भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह घर से ट्रेनिंग मिली हुई है। हम तो उस जनरेशन में से हैं जिसमें गलती दोस्त की होती थी तो दोस्त के अब्बू भी हमें मारते थे, बोलते थे तुम कैसे दोस्त, तो हमें पिटाई हो जाती है। चलिए बारी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप भी पिटे हैं, आप भी फाइट के दौरान पिटे हैं या फिर नहीं मौका आया ऐसा? तो नहीं है, मगर इस तो मैंने बहुत अच्छे खेले। ये जो काज़िकिस्तान का लगता था वो स्ट्रॉन्ग था बहुत ज्यादा। और अपने 2 महीने ट्रेनिंग की, और कम से कम 6-7 महीने ट्रेनिंग करना पड़ता है। अच्छा, जबरदस्त। अभी हमें अपने आगे के प्लान्स भी बता दें। तो बस आगे मुझे हुकूमत सपोर्ट भी करे तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए गोल लगेगी। इंशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। ये बताएं शॉपिंग पे किसके साथ आए हुए हैं? दोस्त के साथ आए हो। अच्छा, दोस्तों के साथ आए हुए। नहीं, वो आपने कैमरा ऐसे रखा हुआ है जैसे घर वालों को नहीं बताना चाह रहे कि इन दोस्तों के साथ हैं।
इतना करीब कैमरा करके रखा हुआ है कि कुछ नजर ना आ जाए, वो पीछे गाड़ी के शीशे में रिफ्लेक्शन आ रहा है। आपको पता है मिसाल पैसे जो थे घूमते फिरने का भी शौक ज्यादा रखते हैं। हाँ हाँ। और अभी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम में बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। अच्छा, जरा बारी साहब बताइएगा, यहाँ तक पहुँचने में किसने आपको सपोर्ट किया, और आगे भी अगर आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है, कोई अपील, कोई दरखास्त अगर आप करना चाहें। मैं हुकूमत पाकिस्तान और खासतौर पर हुकूमत बलूचिस्तान से आपसे पता करता हूँ मुझे सपोर्ट करे और आगे इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड में पाकिस्तान के रिकॉर्ड मंजूर। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अपनी फाइट के बारे में आपने जिक्र किया, मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा टफ मुकाबला जो है वो आपका किसके साथ रहा? कौन था आपके मद्दे मुकाबिल जिससे आपने अपनी लाइफ की भी सबसे खतरनाक फाइट की और इस टूर्नामेंट की भी? जो मैंने सख्त मुकाबला किया था वो था इंडिया के साथ। अच्छा। मेरा 3 राउंड फाइट खेला था उसके साथ, और जब हमारा 2 राउंड में 1 राउंड में बंदा स्टॉप हो जाता है, 3 राउंड में फाइट खेला था। चलिए जी बारी साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे कि हुकूमत भी आपको सपोर्ट करे, और आपको ज़ाहिर है इस हवाले से स्पॉन्सर्स भी चाहिए होंगे, सपोर्ट चाहिए होगी, तो हमारी दरखास्त हमने आपकी तरफ से भी कर दी है, आपने भी कर दी है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अब होगा। अब आप कुर्बानियाँ खरीदिए वहाँ से, बड़ी अच्छी मिलती हैं टर्की और काजाकिस्तान से और उज़्बेकिस्तान से भी। हाँ जी, ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो इनके होती है ना खुबानियाँ, जिनकी चटनी बनती है, जी आप कुछ भी बना सकते हैं उसका, वो तो बेचारियों को कुछ भी पता नहीं होता, वो एतराज़ नहीं करती, कहते हैं साड़ी चटनी बना ले, साड़ा सालन बना ले, खाते हैं, और कुछ लोग उसकी चटनी बनाते हैं जो बड़ी मजे की होती है। एनी हाउ, वैसे आप काजाकिस्तान गए? नहीं। अच्छा, वैसे आपको इन्फॉर्मेशन, आई थिंक आपको ट्रैवलिंग का शौक है। मुझे बहुत शौक है जी ट्रैवलिंग का, और कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, गूगल के ऊपर घूमें, माशाल्लाह, सबसे सस्ता काम। अच्छा खैर, बारी साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, और नाजरीन आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और फहीम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।